अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेक्चर 3 कैप 6 का स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और अगेन मैं तकरीबन 1.5 घंटा यहाँ पे फारिग इंतज़ार करके फिर आया हूँ, और अगेन कोई बच्चा नहीं था तो अब लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने लगा हूँ। इसमें इससे पहले मैं रिकॉर्डिंग बल्कि जो उसमें आना है वो बता देता हूँ। उसके बाद सिलेबस के अंदर भी कुछ चेंजेस आई हैं, ये कल ही ICAP की तरफ से इंटीमेट किया गया है। तो सबसे पहले उसी की बात ही कर लेते हैं। आपको मैंने पहले दिन पे जो ग्रिड बताई थी, तो ये कल ICAP की तरफ से चेंज आई है, जिसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक जो है वो यहाँ से निकल गया, ठीक है जी, और ये वापस चला गया है FAR के अंदर, और इसकी जगह पर IS 38 जो FAR के अंदर था वो वहाँ से निकल कर यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है जी। तो वैसे तो मैं परेशान था कल तक क्लास पढ़ाते हुए कि IS 21 तो हमने सादा सा स्टैंडर्ड है ना, छोटा सा स्टार्ट में करते हैं, बच्चे पूरे शुरू हो जाए ज़रा, तो वो तो आज ख़त्म हो गया है। फॉरेन करेंसी लोन तो मैंने करवाना नहीं है लीज़ से पहले, तो अब इसके बाद नंबर लीज़ का लगा हुआ था। परेशानी इस बात की थी कि लीज़ शुरू करनी थी 4-5 लेक्चर्स के बाद, फिर बीच में ईद की छुट्टियाँ आ जानी थी, और फिर उसके बाद फिर तो थोड़ी परेशानी थी। तो बहरहाल अल्लाह ने शायद उसका हल भेज दिया है। तो कल इंशाल्लाह मैं आपको IS 38 स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो ये सिलेबस की आपकी बस चेंज है, बाकी ठीक है, आप कोई सा पेपर भी रख सकते हैं, ये भी ICAP की तरफ से आ गई इंटीमेशन। लेकिन मशवरा यही है, FAR पढ़ा हो, पास होना ज़रूरी नहीं है, पढ़ा हो तो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़ लें, तो उससे ज़रा हेल्प ही मिलती है। बाहर सिलेबस की चेंज यही है। तो आज IS 21 के अंदर थोड़ी सी थेरी और MCQs में आपके साथ शेयर करूँगा, करवाऊँगा आपको, और उसके बाद फिर लेक्चर को एंड कर देंगे। कल वाले लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चन आपको करवाया था, और आज मैंने आपको जो हैंडआउट अपलोड करना है, यानी जो प्रोवाइड करना है लेक्चर के अंदर, यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा, ज़रा पॉज, हाँ आ गया, ठीक है। इसके अंदर थ्योरेटिकल डिस्कशन है, तो कुछ डेफिनेशंस की हमने बात करनी है इसमें। ये मैंने किताब से ही उठाकर लिख दिया है, मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ लास्ट सेशन वाली रिकॉर्डिंग में, ठीक है जी। मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी की डिस्कशन है, ये हमने करनी है। उसके बाद ये कोई 1-2 क्वेश्चंस हैं मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी को समझने के लिए, थोड़ी इसकी डिस्कशन होगी, ठीक है। और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। इसके बाद IS 21 के अंदर जो पोर्शन रह जाता है वो है फॉरेन करेंसी लोन लिया हो या दिया हो, उसकी अकाउंटिंग मैंने आपको जैसे कल भी अर्ज़ किया था, या गालिबन परसों किया था। उसकी अकाउंटिंग करने के लिए अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल लोन का हमें बनाना पड़ता है, जो लीज़ के टॉपिक में हम अच्छे तरीके से करना सीखेंगे। तो ये पोर्शन IS 21 का हमने छोड़ा होता है, जिसको हम लीज़ के बाद या लीज़ के दौरान भी कर सकते हैं। नॉर्मली लीज़ के बाद इसको हम किया करते हैं, ठीक है जी। तो आज के इस लेक्चर को आप अब लीजिए, इससे आगे मैं रिकॉर्डिंग अटैच करवा रहा हूँ, और कल काइंडली तशरीफ़ ले आइए, कम अज़ कम 1-2 बच्चे तो आ जाइए। IS 38 कल स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से आगे मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। थोड़ी सी डिस्कशन अब कर ली जाए, बल्कि आपके पास एक हैंड आउट है, पहले उस पर ही आ जाए। सवाल मैं नहीं करा रहा, ये मतलब बता रहा हूँ सिर्फ आपको। ये मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी डिस्कशन है आपके सामने, सारी बातें जो हमने कर ली हैं, ज़रा इनको देख लें। एन एंटी मेड अ क्रेडिट सेल्स ऑन यकम जनवरी 10 फॉर $15। यकम जनवरी 10 पे 115 रुपये का $1 है, ठीक है जी। अब क्रेडिट सेल की है और सवाल खामोश है, क्रेडिट सेल है मतलब पैसे अभी आए नहीं हैं, तो 31 दिसंबर 10 तक पैसे नहीं आए, तो ये हमारा डेटर ईयर एंड पे भी पड़ा है। मतलब एग्जांपल है छोटी सी, जैसे बनाई है, बस नहीं लिखा हुआ तो लिख लो लिखने के लिए। तो अमाउंट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, ठीक है, एंड अमाउंट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, बाहर खड़ी है, ठीक है जी, एट ईयर एंड। ओके, सही है। वैसे मैंने ज़बानी कह दिया था, एग्जाम्पल ना छोटी खुद बनाई होती है। अब सेल जिस वक्त की है उस वक्त क्या एंट्री पास होगी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे जी, 115 से। आंसर इज, बोले जी, 1725। तो ये आपकी एंट्री होगी जनाब, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट को मसला। अब ये एंड के ऊपर ये
आउटस्टैंडिंग है, अभी तक ये डेट आउटस्टैंडिंग है, तो फिर क्या करना पड़ेगा इसको रीट्रांसलेट, क्योंकि ये क्या है मॉनिटरी आइटम, ये मनी रिसीवेबल है और हमें एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन का रिस्क लाहक है। हमारी एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन के आने से हमारे रिसीवेबल की फिगर बदल सकती है, क्योंकि हमें रिसीव क्या होने हैं डॉलर्स, ठीक है, तो ये कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये मॉनिटरी आइटम है, ये रेंट पे पड़ा है, तो इसको रिट्रांसलेट करेंगे, वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे। तो जब वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे तो 115 इंटू 117 करें, सॉरी 15 इंटू 117 करें, जल्दी जल्दी जल्दी, 1755। तो 1725 पर डेटर मौजूद है, इसको उठाकर ले जाना है 1755 पे, तो डेटर बढ़ रहा है। एसेट का बढ़ना खुशी की बात, डेटर डेबिट एक्सचेंज गेन, ठीक हो क्या जी। तो मॉनिटरी आइटम्स आर रीट्रांसलेटेड एट द ईयर एंड, यही हमने रूल पढ़ा था। ओके अच्छा, मिस्टर ए बॉट an investment property on Jacob January 10 for $80. Life is 4 years and fair value of property on 31 December 10 is $90. Exchange rates given है, जर्नल एंट्रीज करें यूजिंग कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। करवा चुका हूँ, 2 साल का करवा चुका हूँ, इसलिए इसको डायरेक्ट ही देख लें। कॉस्ट मॉडल के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश क्रेडिट किया हमने 115 के हिसाब से, यकम जनवरी पे ये रेट था, और ईयर एंड के ऊपर चूंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक नॉन मॉनिटरी आइटम है, इसको रीट्रांसलेट करने की इजाज़त नहीं है, तो जो रेट फ्लक्चुएट हो रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम ईयर एंड पे बस इसको क्या कर देंगे डेप्रिशिएट कर देंगे 4 साल के ऊपर स्ट्रेट लाइन, कोई मसला। तो यहाँ पे क्या रूल फिर निकला, नॉन मॉनिटरी आइटम्स को आपने रीट्रांसलेट नहीं करना। मॉनिटरी आइटम्स रीट्रांसलेट होते हैं ईयर एंड पर, और नॉन मॉनिटरी आइटम्स जो हैं वो रीट्रांसलेट नहीं होते ईयर एंड पर। लेकिन कहाँ पर, अंडर, लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल होगा तो भाई फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर तो आपको अब 31 दिसंबर पर इसकी फेयर वैल्यू अगर 90 पे चली गई है 80 से, तो 80 से 90 पे लेके जाना है, फेयर वैल्यू मॉडल में मजबूरी है। तो जब फेयर वैल्यू 31 दिसंबर की उठा ली तो फिर रेट भी 31 दिसंबर का उठाना पड़ेगा। तो इफ नॉन मॉनिटरी आइटम आर केप्ट एट फेयर वैल्यू देन दे आर रीट्रांसलेटेड, हो जाते हैं ऑटोमेटिकली रीट्रांसलेट, कब, व्हेन फेयर वैल्यू इज मैयर। जब कभी फेयर वैल्यू मैयर होगी तो ये रीट्रांसलेट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, दोबारा से उस दिन का रेट उठाना पड़ता है। लेकिन ये IAS 21 का रीट्रांसलेशन वाला रूल नहीं है, ये तो IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल वाला रूल है। ओके, ये बात समझ आई, और बोलो। तो अब ये बात थोड़ी सी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मसलन मैं कुछ मॉनिटरी आइटम्स देखता हूँ, फिर एक लिस्ट है, आपके पास ना भी हुई तो कोई बात नहीं है, वो यहाँ से देख लेंगे। मॉनिटरी आइटम्स, कैश या बैंक, ये क्या है, मनी खुद मॉनिटरी आइटम ही होता है। फिर ट्रेड रिसीवेबल, डेटर जिसको आप कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स, क्या है ये, एक काम करते हैं, अच्छा जी। 2 कैटेगरीज हमारे पास हैं, मॉनिटरी आइटम्स और नॉन मॉनिटरी आइटम्स, ठीक है जी। तो हम इस लिस्ट में से चीज़ें उठाते जाते हैं और इन दोनों में क्लासिफाई करते जाते हैं जी। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मॉनिटरी आइटम, मॉनिटरी आइटम, इन्वेंट्री नॉन मॉनिटरी आइटम, ठीक हो गया। अच्छा जी,
लोन रिसीवेबल, ठीक है जी, नॉन मॉनेटरी आइटम बन गया, नॉन मॉनेटरी नहीं है ये, मनी पेएबल या मनी रिसीवेबल है, ये मॉनेटरी आइटम है। पीपीई, ओके। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ओके। ट्रेड पेएबल्स, गुड, अच्छा। इंटेंजिबल एसेट, मॉनेटरी, अच्छा अच्छा। लोन पेएबल, ओके। बायोलॉजिकल एसिड, गाय भैंसे एसिड है, नॉन मॉनेटरी आइटम है, बिक कर कैश ला सकते हैं पर खुद नहीं है, ठीक है। चले, राइट ऑफ यूज भी आ ही जाएगा। तो ये सब के सब आपने एक लिस्ट देख ली। अब ये सब के सब जो कि मॉनेटरी आइटम्स हैं, इन मॉनेटरी आइटम्स को आपने ईयर एंड पर रीट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। मतलब इनको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना होता है, ठीक है। कौन सी कैलकुलेशन से? वर्सेस वाली कैलकुलेशन, मतलब क्या कर दो, रीट्रांसलेट कर दो, रीट्रांसलेट एट बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट पे, रिपोर्टिंग डेट पे इनको आपने रीट्रांसलेट करना है, ये रूल है। जबकि ये जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं, ठीक है, ये जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं, इन नॉन मॉनेटरी आइटम्स का रूल क्या है, इनको आपने ईयर एंड पे रीट्रांसलेट नहीं करना होता। हाँ, अगर तो ये फेयर वैल्यू मॉडल पे हैं तो फिर ये ऑटोमेटिकली रीट्रांसलेट हो जाते हैं, जब जब फेयर वैल्यू डिटरमिन की जाती है तब मजबूरी में हो जाते हैं, वरना रूल क्या है, इनको आपने वर्सेस वाली कैलकुलेशन से नहीं गुजारना। डू नॉट रीट्रांसलेट एट रिपोर्टिंग डेट, एट बैलेंस शीट डेट, ठीक है जी, सही हो गया। अब बोलो। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात अगर करें, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ देंगे फिलहाल जो आगे टॉपिक्स में जाकर पढ़नी है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स, मॉनेटरी आइटम्स कहलाते हैं रिसीवेबल्स या पेएबल्स। मनी इज रिसीवेबल या मनी इज पेएबल। एग्जाम्पल्स में क्या लिखा हुआ है, डेटर्स एंड अदर रिसीवेबल्स, जिसमें क्या होता है, कैश इज रिसीवेबल। क्रेडिटर्स, जिसमें क्या होता है, कैश पेएबल। एक्रूवल्स, एक्रूवल्स, एक्सपेंस या तो पेएबल होगा या प्रीपेड। अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, मैंने अगले 2 साल का रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो ये मेरे पास क्या है, एसेट, ये क्या है, एसेट। लेकिन ये क्या प्रीपेड रेंट मॉनेटरी आइटम है? क्या इसके अगेंस्ट, इस एसेट के अगेंस्ट मुझे फ्यूचर में कैश रिसीव होना है, मुझे फ्यूचर में सर्विसेज रिसीव होनी है, तो ये मॉनेटरी आइटम नहीं है। तो वो वाला एक्रूवल मॉनेटरी आइटम है जिसके अगेंस्ट फ्यूचर में आपने कैश पे करना हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपने पे नहीं किया तो वो पेएबल है, तो इस पेएबल के अगेंस्ट फ्यूचर में क्या होगा, कैश पे होगा। तो यहां पर भी यही लिखा हुआ है, वो एक्रूवल्स जो पेएबल इन कैश होते हैं, सच एज रेंट पेएबल, ठीक है। और सही है ना, एक्सपेंस प्रीपेड भी हो सकता है, पेएबल भी, ठीक है। तो प्री पेमेंट में तो आपने कैश पहले पे कर दिया, फ्यूचर में सर्विसेज आनी है, तो फ्यूचर में मनी रिसीवेबल नहीं है या मनी पेएबल नहीं है, तो वो मॉनेटरी आइटम नहीं है। इसको आप आगे आकर देखेंगे ना अगर, तो ये आपको नंबर 10 पे नजर आ रहा है, प्री पेड एक्सपेंस। ये किस लिस्ट में नजर आ रहा है, नॉन मॉनेटरी आइटम। प्री पेमेंट क्या है जी, नॉन मॉनेटरी आइटम। समझ में आती है बात? और बोलो, नहीं समझ में आती तो ये देखो, इसकी एंट्री आप करते हो, प्रीपेड रेंट, लेट्स से प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, ये एंट्री आपने कर दी, ठीक है। तो ये प्री पेमेंट डेबिट करके कैश क्रेडिट किया आपने, कैश तो आपकी जेब से निकल गया। अब ये जो आपका एसेट है, ये मॉनेटरी एसेट है या नहीं, ये मॉनेटरी आइटम है ही नहीं, इसके अगेंस्ट फ्यूचर में मनी रिसीवेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही चल रहे थे हम, लोन रिसीवेबल या लोन पेएबल, सिंपल। डेटर, अदर रिसीवेबल्स, क्रेडिटर्स, एक्रूवल्स, लोन रिसीवेबल, पेएबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेएबल क्या है, मॉनेटरी आइटम है। कैश डिविडेंड पे करना है, मॉनेटरी आइटम है। बात क्या है, रूल क्या है, मनी इज रिसीवेबल या पेएबल। कैश इन हैंड, ये खुद मॉनेटरी आइटम है, कैश बैंक में पड़ा है,
यानी करेंसी नोट्स पढ़े हैं, यूनिट्स पढ़े हैं, जैसे मैंने आपको डिपॉजिट वाला सवाल भी करवाया था, ठीक है। तो ये क्या है, मॉनेटरी आइटम। अच्छा, IFRS 9 हमारे सिलेबस में है, ये उसके अंदर जाकर पढ़ेंगे ये क्या होता है। फिलहाल इसको छोड़ें। इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज किसे कहते हैं। लीज रिसीवेबल, अगला टॉपिक शुरू हो रहा है। लेसर जो एसेट लीज पर देता है, बदले में किस्तें रिसीव करता है लेसी से, तो वो किस्तें इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो वो क्या है, लीज रिसीवेबल क्या है, मॉनेटरी आइटम। लीज लायबिलिटी, जो लेसी है जिसने एसेट लीज पे लिया हुआ है, ये आज नहीं तो कल शुरू हो ही जाना है, आज तो नहीं शुरू होता नजर आ रहा, MCQ की तरफ जाएंगे, तो ये क्या है, मॉनेटरी आइटम है, क्योंकि लेसी ने ये पेएबल को कैश की फॉर्म में पे करके सेटल करना होता है, किसने कैश की फॉर्म में दे रहा है, ये भी क्या है, हाँ ये है IFRS 16 के अंदर, अभी हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह। एडवांस 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 एडवांस, ये लिस्ट है ना आपके पास। एडवांस एडवांस तो अभी हमने देखा नॉन मॉनेटरी है, पूरी बात नहीं है ना, इसलिए मैं नॉन मॉनेटरी कह रहा हूं, लेकिन अगर अगली ब्रैकेट पकड़ लें, क्या है ये, एडवांस आपने दिया है किसी को और बदले में आपको सर्विसेज उसने नहीं देनी, गुड्स नहीं देनी, बल्कि कैश ही समझे, लोन दिया, लोन वापस आ जाना है। एडवांस में आपने एम्प्लॉय को एडवांस में एक सैलरी दे दी, अब उसने ये नहीं कहा कि मैं अगले 5 महीनों में इसकी एडजस्टमेंट करा दूंगा थोड़े थोड़े पैसे कटवा के, बल्कि उसने ये कहा मैं आपको अगले महीने में ये पैसे वापस कर दूंगा। अब एडवांस ही है लेकिन रिसीवेबल इन कैश है, तो वो एडवांस जो टू बी रिसीव्ड इन बैक इन कैश हो, वो क्या है। और अगर कोई एडवांस है जिसके जो आपने दिया है, आपका एसेट है ना, एडवांस दिया तो एसेट है, फ्यूचर में आपको उसके बदले गुड्स आनी है या सर्विसेज आनी है, तो ये मॉनेटरी आइटम, ये मॉनेटरी एसेट नहीं है। आपने कोई एडवांस ले रखा है और बदले में फ्यूचर में आपने गुड्स देनी है या सर्विसेज देनी है, तो फिर कैश रिसीवेबल कैश पेएबल तो नहीं रहा ना, तो ये भी क्या है। तो ये नीचे आकर देखोगे तो नजर आएगा आपको, ये देखो, एडवांस पेड फॉर गुड सर्विसेज, जिसमें क्या होता है, आपके पास एक राइट होता है तो रिसीव गुड सर्विसेज, राइट टू रिसीव कैश नहीं होता, इसलिए ये क्या है, नॉन मॉनेटरी आइटम। एडवांस रिसीव फॉर गुड सर्विसेज, ये एक लायबिलिटी है, फ्यूचर में आप गुड्स देंगे या सर्विसेज रेंडर करेंगे, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी IFRS 15 में जाकर पढ़ेंगे लफ्ज, ठीक है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो आपने लिया, आपके ऊपर एक लायबिलिटी है, फ्यूचर में कैश की फॉर्म में पे नहीं करते आप, बल्कि इसको गुड्स या सर्विसेज देकर अपने सर से उतारते, जैसे अभी हमने एडवांस रेंट देखा सवाल में, समझ आती है। ओके, अच्छा जी, आगे वापस आए। IAS 12 हमारा टॉपिक है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम। IAS 12 के अंदर आप देखेंगे करंट टैक्स, वैसे करंट टैक्स लायबिलिटी मुश्किल बात नहीं है, आपकी जो करंट टैक्स प्रोविजन जो आपकी बनी है, आपने हुकूमत को वो कैश पे करके ही उतारनी है ना, तो करंट टैक्स एक, बहरहाल डेफर टैक्स भी आ रहा है। रिफंड लायबिलिटी IFRS 15 के अंदर हम देखेंगे, रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये उसमें पता लगेगा ये क्या चीज़ है। वैसे आसान बातें समझा सकता हूँ लेकिन रेलेवेंट नहीं समझ रहा इस वक्त मैं करना, ये जब टॉपिक्स में जाएंगे तो पता लग जाएगा आपको। बस असूल पक्का पकड़ लिया ना हमने कि अगर आपने मनी रिसीवेबल या मनी पेएबल देखा है तो ये मॉनेटरी आइटम कहलाएगा, नहीं तो फिर नॉन मॉनेटरी, ठीक है। फिर प्रोविजंस IAS 37 का स्टैंडर्ड हमने पढ़ना है, उसमें देखेंगे, ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं वैसे, एम्प्लॉय बेनिफिट, ये बेनिफिट्स की प्रोविजंस, बहरहाल पेएबल टू एम्प्लॉयज़ हैं, आप प्रोविडेंट फंड के पैसे काटते रहें या आप ग्रेचुटी के लिए पैसे काटते रहें, तो जब वो रिटायर होगा तो आपने क्या करना है, उसको हंस के दिखाना है या पैसे देने हैं फिर। तो रिटायरमेंट बेनिफिट जो हैं वो सारे के सारे ही आपके ऊपर एक लायबिलिटी है, जिसको आपने पेमेंट कैश पे करके आपने अपने सर से उतारना होगा, ठीक है। तो ये क्या है जी, कुछ एक मैंने पढ़ा दिए, कुछ एक फिलहाल मैंने पेंडिंग कर दी, ठीक है, पढ़ ही लेंगे टॉपिक्स में। नॉन मॉनेटरी आइटम्स की तरफ आए तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स में PPE है आपका, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इंटेंजिबल है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अगर आपने किया है तो IFRS 9 में ही जाकर पढ़ेंगे, ये है क्या क्या होता है इंशाल्लाह देख लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो, बहुत कुछ करना है अभी तो। बायोलॉजिकल एसेट, ये स्टैंडर्ड अब आपके पास रहा नहीं, ठीक है। एनीवेज, राइट ऑफ यूज़, ये IFRS 16 का लीज्ड एसेट, लीज्ड एसेट का नाम IFRS 16 जब नया आया था तो उसने बदल कर रख दिया था राइट ऑफ यूज़, बस लीज्ड एसेट ही है, एसेट है एसेट, जो जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, जैसे बायोलॉजिकल एसेट है, जैसे PPE है, जैसे इंटेंजिबल है, वैसे ही लीज्ड एसेट है। तो ये सारे के सारे एसेट्स, जैसे इन्वेंट्री भी ऐसे ही है, ये सारे के सारे एसेट्स क्या हैं, ये नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं,
ये मनी रिसीवेबल नहीं है। हाँ, ये बिक कर मॉनेटरी आइटम में कन्वर्ट हो सकते हैं। कैश आ गया तो वही मॉनेटरी आइटम है, बेचा है तो रिसीवेबल आ गया तो वो भी मॉनेटरी आइटम है। समझ आ रही है? इन्वेंट्री भी आगे आ रही है। ठीक है जी। तो एडवांस पेड और एडवांस रिसीव्ड, लेकिन ये पेमेंट या रिसीट जो है ये वापसी कैश में नहीं होनी, इस वजह से मॉनेटरी में नहीं है। ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये ब्रेक में आपने भाई सही नहीं किया मेरे दोस्त, आपने कहा था ब्रेक में इसको मैं कर दूंगा सही, पीछे क्यों लाना पड़ेगा? मुझे लगता है क्लास ही मुझे चेंज करनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ ज़रा बोर्ड को जाके, असल में रूम 7 का बोर्ड मुझे लग रहा था छोटा पड़ जाएगा कंसोलिडेशन में जाके। चलो देखते हैं, मैं आज ज़रा जाके दोबारा देखता हूँ तसल्ली से। अच्छा जी, ओके। प्रोविजंस नॉट सेटल्ड इन कैश, कौन सी प्रोविजंस होती हैं? जाहिर सी बात है प्रोविजंस के चैप्टर में जाएंगे तो पता लगेगा। उसके बाद डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, अब ये कहीं नहीं जाना, ये आप पढ़ के आए हैं असल में FAR 1 के अंदर। तो आप मुझे बताओ, जब आपको गवर्नमेंट से ग्रांट रिसीव होती है, लेट्स से फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस या फॉर एसेट, तो आप जब रिसीव करते हैं तो उसको क्या बना लेते हैं? लाइबिलिटी। कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, आया था ना सवाल? अच्छा, कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। ठीक है जी। अब मसलन 500 रुपये की ग्रांट, 50 रुपये की ग्रांट आपको रिसीव हुई है, ठीक है, ये एक लाइबिलिटी है। ठीक है, अब ये डेफर्ड ग्रांट नामी लाइबिलिटी जो है, क्या ये मॉनेटरी मतलब मॉनेटरी आइटम है या नॉन मॉनेटरी आइटम है? इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट फ्यूचर में आपने कैश पे करना है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप रीजनेबल एश्योरेंस की बेस पर इसको बुक कर चुके होते हैं एज अ डेफर्ड ग्रांट, और जैसे जैसे आप वक्त गुजरता जाता है इसको इनकम बनाते जाते हैं। तो इसकी जो एंट्री होगी बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी मैंने आपको एडजस्टमेंट करवाई है एडवांस रेंट वाली, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, जब ये रेंट आता है तो आप देखते हैं जी कितना आप इसको इनकम में डाल सकते हैं। तो डेफर्ड ग्रांट नामी लाइबिलिटी को डेबिट करके ग्रांट इनकम को क्रेडिट कर लेते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ जी 5 रुपये इनकम में डाल लो, अगले 10 साल में हमने इसको इनकम बनाना है। तो अगर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट पड़ी हुई है आपकी ईयर एंड पर लाइबिलिटी, तो क्या इस लाइबिलिटी को आप मॉनेटरी आइटम कहेंगे? बोलो, ये मॉनेटरी आइटम नहीं है। ठीक है, उसके बाद इक्विटी आइटम्स अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, यानी शेयर कैपिटल या रिजर्व्स, ये भी क्या होते हैं? ये भी नॉन मॉनेटरी आइटम्स होते हैं। ओके, सही है। तो ये थोड़ी सी डिस्कशन ऐसी हमने हल्की फुल्की की, हो सकता है MCQs में काम आ जाए। ग्रांट रीपेमेंट करने के लिए ना एक एंट्री फिर समझो बीच में होनी चाहिए, जो करते नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्चुअली बात को समझना है तो मैं यूं कहता हूं कि मसलन आपको ग्रांट रीपे करना पड़ गई, तो आपने उसकी एंट्री ये सीखी हुई है कि डेफर्ड ग्रांट को डेबिट कर दें, ठीक है, और डेफर्ड ग्रांट जितनी भी अनअमोर्टाइज, लेट से मैं कहता हूँ जी 45 रुपये की पड़ी हुई थी, वो डेबिट हो गई, क्रेडिट में पड़ी थी ना, ये डेबिट हो गई, और कैश आपने पे कर दिया 50 रुपये, और 5 रुपये आपका क्या हो गया? फॉरफीट एक्सपेंस। अभी तो कहानी खत्म हो गई, मॉनेटरी वाला तो मामला ही चला गया। लेट्स से डॉलर्स में करना था तो यहाँ कैश क्या ले लोगे? डॉलर्स में, और ये वाला रेट आ जाएगा और एक्सचेंज गेन लॉस भी आ जाएगा। या आप इसको कह लो हमें अभी पता लगा है, लेटर आया है कि पे करना है, तो अभी हम इसको पे करेंगे, तो अब पेबल बन गया। तो इस तरह से जाकर ये रीपेमेंट के वक्त आपकी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज लॉस गेन आ सकता है। अगर डॉलर्स में वापस करना है कैश पे करोगे, या पेबल स्टैंड करोगे इस दिन के ऊपर जाकर, तो फिर उसको रीपे करते हुए भी वो सारा तो पेबल बन गया, फिर तो कहानी खत्म होगी ना। लेकिन उसके लिए क्या है? रीपेमेंट पहले हो। बहुत मुश्किल है, आज तक तो कभी नहीं देखा कि उसने रीपेमेंट करवाई हो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर, पीछे सिखा देता है वो। ठीक है ना, तो अगर हो ऐसा तो ये है। अगर रीपेमेंट है और आपने अभी कैश पे कर दिया और डॉलर्स में पे किया लेट्स से, तो डॉलर्स लिखोगे और इस दिन का रेट जिस दिन रीपेमेंट हो रही है वो जाहिर है वही लोगे। तो फिर एक और चीज एडिशनल आ जाएगी, वो एडिशनल चीज क्या होगी? एक्सचेंज गेन या लॉस। और अगर आपने इस दिन इसको पेबल के तौर पे रख लिया तो पेबल भी स्टैंड करोगे इसी दिन के रेट के, सेटलमेंट के वक्त फिर जो है वो आप गेन लॉस बुक करोगे। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। ठीक है, जब इतनी सी बात ही आपके सामने, डेफर्ड ग्रांट नॉन मॉनेटरी है, ठीक है, उसकी रीपेमेंट कोई नहीं करवाता। ओके, लंबी कहानी हो जाएगी ना फिर। रीपेमेंट है तो कौन से मुल्क में से लिए थे, फिर कौन से मुल्क में वापस जा रहे हैं, कब जा रहे हैं कब नहीं जा रहे, देखना पड़ेगा। हो सकता है रुपीज में ही वापस करना पड़े फिर। सर शेयर्स तो रेडीली कन्वर्टेबल नहीं होते कैश में? अगर आपने खरीदे हुए हो तो सर के बोनस शेयर्स मिल जाएंगे
तब भी भाई आप कंपनी की बात करें, कंपनी की बात, ये कंपनी की बैलेंस शीट की बात हो रही है, आपके जेब की बात नहीं हो रही। बात समझिए, मेरी कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे हुए हैं, तो वो शेयर्स आप इसको बेच सकते हो, उसको बेच सकते हो, उसको बेच सकते हो, लेकिन मेरे से तो पैसे वापस नहीं ले सकते ना, जब तक मेरी कंपनी की मौत ना हो जाए। बात समझे हो? तो जो इक्विटी आइटम बैलेंस शीट के अंदर अपीयर हो रहे हैं, वो मेरा जो शेयर कैपिटल है, वो आप कंपनी की बात करें ना, इक्विटी आइटम्स अपीयरिंग इन बैलेंस शीट की बात हो रही है। ये शेयर्स मेरी कंपनी ने इश्यू किए हैं, तो ये मेरी कंपनी की बैलेंस शीट की बात हो रही है। सर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट में शेयर वो IFRS 9 में जाकर पढ़ाऊंगा कि क्यों इसको हम नॉन मॉनिटरी कह रहे हैं। ठीक है, ऐसी इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स को मॉनिटरी भी तो कह रहे हैं फिर, लेकिन ये सारी बातें IFRS 9 पढ़ेंगे तो पता लगेगा। ये मैंने इसलिए बात कर दी क्योंकि ये हमने पहले से पढ़ रखा है बचपन से कि शेयर्स हम इशू करते हैं तो मेरी कंपनी की फाइनेंशियल बैलेंस शीट के अंदर कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, या रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। मेरी कंपनी में तो ये शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया ना, अब ये शेयर्स आपके हाथ में है, आप इनका जो मर्जी करो। ठीक है, आप बेचते हो या जो भी करते हो वो आपका मसला है। बैलेंस शीट मेरी बैलेंस शीट के अंदर क्या नजर आएगा, शेयर कैपिटल उसी जगह पे रहेगा, वो तो नहीं बेचते हम। मैं अपने कंपनी अपने शेयर्स तो नहीं बेच रही होती, ठीक है ना, कंपनी मौत तक ये पैसे अपने पास रखेगी, कंपनी वाइंड अप हो जाए तो फिर रेजिडुअल इंटरेस्ट है, शेयर कैपिटल बचा कुचा मिल जाता है ओनर को, जो उस वक्त मौजूद होता है ओनर। ठीक है, चले ओके जी, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होने जा रही है, और वो डिस्कशन है वो बात जो मैंने शुरू में आपको बताई थी। ठीक है, वो क्या थी जी? फंक्शनल करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी, और फिर फॉरेन करेंसी। अच्छा, पहले जरा एक बात सुन लें, करेंसी की अगर बात कर रहे हैं, करेंसी की, तो 3 तरह की करेंसीज होती हैं। ठीक है, मतलब करेंसी तो एक ही होती है, ये तीन नाम हैं, 3 नामों से ये करेंसी आपको नजर आएगी चैप्टर के अंदर। एक कहलाती है फंक्शनल करेंसी। कौन सी करेंसी जी? ये वो करेंसी है जिसमें आप जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ये मैंने जो इतना आपको पढ़ाया भी मैं वही बात कर रहा हूं बस। ठीक है, उसके बाद दूसरी है जी फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी हर वो करेंसी है जो अदर देन फंक्शनल करेंसी हो, अदर देन फंक्शनल करेंसी। आपकी जो भी करेंसी होगी वो क्या कहलाएगी? बोलो और बोलो। हाँ, तो जर्नल एंट्रीज उसमें नहीं होती, फॉरेन करेंसी में जर्नल एंट्रीज नहीं करते हम, बल्कि जर्नल एंट्री करते हुए हम फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करेंगे पहले फंक्शनल करेंसी में, जैसे करते आ रहे हैं, और फिर जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, और तीसरी करेंसी जो है वो होती है प्रेजेंटेशन करेंसी। कौन सी जी? प्रेजेंटेशन करेंसी ऐसी करेंसी को कहते हैं जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। क्या मतलब? ये क्लास में ख्याल में आज या कल की क्लास में, आज ही शायद पहले पार्ट में एक बच्चे ने सवाल किया था, मैंने कहा था सर जो सबर कर जाओ, बताता हूँ। आई थिंक आज ही तक क्लास से निकलते। कौन सवाल कर रहा था? हाँ, देखो भाई, प्रेजेंटेशन करेंसी क्या है जी? प्रेजेंटेशन करेंसी क्या है पहले बता तो है। क्या बताया मैंने सादा अल्फाज के अंदर? प्रेजेंटेशन करेंसी किसे कहते हैं जी? जिसमें आपने प्रिपेयर करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। ठीक है जी, भाई समझ आती है बात? और बोलो, सादा सी बातें। अब मसलन मेरी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट की हुई है मैंने पाकिस्तान में। ठीक है, तो मेरी फंक्शनल करेंसी कुछ रूल्स के साथ मैंने बना दी कि ये PKR है। ठीक है, कुछ रूल्स देखते हुए मैंने कह दिया ये PKR है। अब मैंने जर्नल एंट्रीज करनी है PKR में। इसके अलावा जितनी भी करेंसी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, वो डॉलर है, वो पाउंड है, वो यूरो है, वो रैंड्स हैं, वो सारे बीच में आ गए। ये सारे ढेर सारे जितने मुल्क उतनी करेंसीज, वो सारी की सारी मेरे लिए क्या बन गई? फॉरेन करेंसी। जो फंक्शनल करेंसी के अलावा करेंसी है वो फॉरेन करेंसी। एंट्री करने के लिए इसको कन्वर्ट करेंगे फंक्शनल करेंसी में। ठीक है, ये बात समझ आती है? अब तीसरी चीज है हमारी प्रेजेंटेशन करेंसी। ये क्या है?
सादा बात, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। अब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की पीकेआर में, क्योंकि हमारे स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है और उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो इतने इतने अरसे के अंदर अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने पब्लिश करना है, तो हमने पीकेआर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी। हमारे यूज़र भी यहीं बैठे हैं, एक मिनट उधर ही जा रहा हूँ, फिलहाल पाकिस्तानी तो बनाने दो, ठीक है। तो पाकिस्तानी करेंसी में मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली, ठीक है। अब ये मेरा जो शेयर होल्डर था ये कनाडा में बैठा हुआ है, कंपनी पाकिस्तान में है, इसके शेयर्स के अंदर इसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो बैठा कनाडा में, मेजर शेयर होल्डर है, लाडला भी बड़ा है। तो इसने कहा फ़ोन करके, भाई मुझे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डॉलर्स में बना कर दो, कैनेडियन डॉलर्स में बना के दो। मैंने कहा ठीक है यार बना देते हैं। तो हमने एक और सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया जिसको हमने कैनेडियन डॉलर में बना दिया। उधर से वो हजरत भी जो है ना वो यूके में बैठे हुए हैं, एंड में बैठे हुए थे, यूके में बैठे हुए हैं, ये भी हमारे शेयर होल्डर है, ठीक है। इन्होंने कहा यार मुझे तो ये पाउंड्स में बना कर दे दो, इट कैन हैपन, ठीक है। अब बात समझ आइए, प्रेजेंटेशन करेंसी कोई सी भी करेंसी हो सकती है, वो फंक्शनल करेंसी भी हो सकती है, वो कोई और करेंसी भी हो सकती है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, फंक्शनल करेंसी वो करेंसी है जिसमें हमने जनरल एंट्रीज करनी है, इसके अलावा हर करेंसी जो है वो फॉरेन करेंसी है, ठीक है। और बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट जिस मर्जी जो है वो करेंसी बना सकते हैं, जिसमें बनाएंगे वही आपकी क्या बन जाएगी, प्रेजेंटेशन करेंसी। क्या बन जाएगी, प्रेजेंटेशन करेंसी। गॉट इट, कुछ समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। कंपनी जापान में चाइना में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हुई है, कंपनी चाइना में इनकॉर्पोरेट हुई हुई है, लेकिन उसके सारे फंक्शंस पाकिस्तान में वो बने, उधर उन्होंने कंपनी अपनी इनकॉर्पोरेट की, वहाँ यहाँ पे भी करवानी पड़ती है, कोई ना कोई लीगल रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन कंपनी वजूद में आई थी चाइना में और उन्होंने यहाँ पे आके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, सी पैक पे काम कर रही है कंपनी मिसाल के तौर। अब वो सारा मटीरियल भी यहीं से ले रहे हैं, लेबर भी ज़्यादातर यहीं से आ रही है, डिमांड सप्लाई फोर्सेज यहीं वाली हैं जो प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो सेल प्राइस वगैरह को डिटरमिन कर रही हैं। तो इस कंपनी की फंक्शनल करेंसी पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़ है, हाँ जी। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे वो जो जिस मर्जी में कह दे, पाकिस्तानी कह दें स्टॉक एक्सचेंज वाले तो उनके लिए पीकेआर में बना देंगे, चाइना वाले कह दे तो येन में भी बना देंगे, लेकिन जनरल एंट्रीज किस में कर रहे होंगे, पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़ में। अब ये कैसे मैंने डिसाइड किया, दो चार बातें जो बोली हैं, इसको कहते हैं इंडिकेटर्स। कौन सी करेंसी आपकी फंक्शनल करेंसी है ये डिसाइड करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपने देखना है। इधर आइए जी स्टूडेंट। एक कंपनी जिस तरह मल्टीनेशनल कंपनी जिस तरह कोका कोला हर ओवर द वर्ल्ड है, इनकी क्या मतलब फंक्शनल करेंसी हर कंट्री के हिसाब से वेरी करेगी, जिसमें उनका हेड ऑफिस होगा या बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। हेड ऑफिस इनका कहाँ है पता नहीं, मैं तो ऐसे दिल नहीं कर रहा एग्जाम्पल दूं, लेकिन चलो जहाँ भी है इनका हेड ऑफिस, ठीक है। तो ये कोक वाले बैठे हुए हैं जहाँ पे, ठीक है। अब इनकी इंडिया के अंदर भी काम चल रहा है, इनका पाकिस्तान में भी काम चल रहा है, इनका बांग्लादेश में भी काम चल रहा है, श्रीलंका में भी चल रहा है। कल मैच देखा किस किस ने, जाओ यार। वैसे ना एक बार मुझे लगा एक बार कि नहीं आज फिर टाइम ज़ाया हो गया सारा मैच ठीक चलता रहा है और तकरीबन कुछ 11 को बजे जाके ना, अब सारा मैच बंदा देख के टाइम इन्वेस्ट कर चुका हो, उस वक्त जाके पता लगे तो बस अल्लाह ने फिर इज्जत रख ली। अच्छा चलें, अब भाई कोक वालों ने इंडिया के अंदर पाकिस्तानी लोगों को तो मुलाजिम नहीं रखा होगा, और पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश वालों को भी नहीं रखा होगा, श्रीलंका के अंदर भी श्रीलंका के लोग होंगे। तो जिस मुल्क में ये बैठे हैं वहीं से मटेरियल लेते हैं, वहीं पे लेबर, वहीं पे सारा कुछ हो रहा होता है, ठीक है। तो इनकी हर मुल्क की अलग अलग जो है ना वो एक तरह से कंट्री की अकाउंटिंग अलग हो रही होती है, तो वो उसके अंदर अपनी एंट्रीज कर रहे हैं, इंडिया के अंदर इंडियन करेंसी में, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी करेंसी में, ठीक है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है, इनका स्ट्रक्चर मुझे नहीं पता, आप स्ट्रक्चर लेकर आए ऑर्गेनाइजेशन का, मैं आपको समझा दूंगा। अब कोक वालों का हेड ऑफिस जो है वो हो सकता है इन सबको कहे कि भाई मैं मिसाल के तौर पे जो है वो युगांडा में बैठा हूँ, यूएसए में बैठा हूँ, तो मुझे डॉलर्स के अंदर भी एक फाइनेंशियल बना दो, तो बनवा सकता है वो, ठीक है। सही है ना। अभी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। आओ जरा थोड़ी सी अंग्रेजी तो पढ़ लें पहले। डेफिनेशन, फंक्शनल करेंसी कौन सी करेंसी है, करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक, नॉट लीगल, प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट।
उस करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो कहलाती है फंक्शनल करेंसी। यानी जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में एंटिटी प्राइमरीली ऑपरेट कर रही हो उस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। अब ये सब मतलब एक सब्जेक्टिव सी जो है वो बात है, अंदाजा ही लगाना होता है, आपको नजर आ रही होती हैं चीजें, ठीक है। ये कोई ऐसे नहीं है कि लाइन का बैगर हम बन जाएं कि जी इतने बज के इतने मिनट पर ये इस तरह से हुआ या इतने इशारिया इतने रुपए की सेल हुई तो ये हो जाएगा, ऐसा कोई रूल सेट नहीं दिया, जनरल सी डिस्कशन है, ठीक है। तो वो बात यही है क्या कि एंटिटी जिस प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है उस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की करेंसी उसकी क्या होगी, फंक्शनल करेंसी, ठीक है। मैंने आपको ये एग्जांपल तो दी थी कि कंपनी रजिस्टर्ड ही कहां हुई है, चाइना में, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है, लेकिन प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिसमें वो ऑपरेट कर रही है काम सारा यहीं पे कर रहे हैं। हो सकता है हमारे मुल्क वालों ने भी कोई उनसे कागज पत्र ले लिया हो कोई निशानी के तौर पे, लेकिन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी चाइना में है, पर जनरल एंट्रीज येन में नहीं करेगी, जनरल एंट्रीज किस में करेगी, क्योंकि जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे प्राइमरीली ऑपरेट कर रही है वो पीकेआर है। बहरहाल ये तो एक जनरल बात हो गई ना। अब इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं, यही बात समझने के लिए कुछ इंडिकेशंस हैं, ठीक है, जिसमें वो कहता है नॉर्मली इट इज रेफर टू एज, नॉर्मली लोकल करेंसी ही आपकी फंक्शनल करेंसी होती है जिस मुल्क में आप हैं, और जनरल एंट्री इसमें की जाती हैं, और इट इज नॉट नेसेसरली द करेंसी ऑफ कंट्री इन विच एंटिटी ऑपरेट्स और इज बेस्ड, ठीक है। तो फिर इंडिकेटर्स होंगे कुछ ना कुछ, कोई निशानियां तो होंगी, तो कुछ प्राइमरी इंडिकेटर्स हैं जिसमें नंबर 1 क्या है, वो करेंसी जो मेनली इन्फ्लुएंस करे सेल प्राइस फॉर गुड सर्विसेज एंड करेंसी ऑफ द कंट्री, उस कंट्री का करेंसी हुज कंपेटिटिव फोर्सेस एंड रेगुलेशंस मेनली डिटरमिन द सेल प्राइस ऑफ इट गुड्स और सर्विसेज। मतलब जो चीजें बेचनी हैं उनकी सेल प्राइस डिटरमिन करती है जिस कंट्री की फोर्सेस, चाहे वो रेगुलेटरी फोर्सेस हैं चाहे वो मार्केट की फोर्सेस हैं। यानी जिस मुल्क की करेंसी, बल्कि यूं कहना चाहिए वो करेंसी जो मेनली उसकी गुड सर्विस की सेल प्राइस को डिटरमिन कर रही है, या उस मुल्क की करेंसी जिसकी कंपेटिटिव फोर्सेस है, जिसकी रेगुलेशन वाली फोर्सेस जो हैं वो उसकी सेल प्राइस को डिटरमिन करने की तरफ जा रही हूं, उसको इंपैक्ट डालती हूं, वो करेंसी क्या कहलाती है, फंक्शनल करेंसी। और दूसरी बात भी है, दूसरा प्राइमरी इंडिकेटर क्या है, वो करेंसी जो मेनली इन्फ्लुएंस करे लेबर मटेरियल और अदर कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज, जो गुड सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए उनको जो मटेरियल जो लेबर जो ओवरहेड्स चाहिए, ये चीजें ये कॉस्ट जिस करेंसी की वजह से ज्यादा इफेक्ट हो रही हैं, ये भी एक प्राइमरी इंडिकेटर है, ठीक है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात है, वरना न्यूमेरिकली तो वो सीधी बात लिखता है, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मली लोकल करेंसी फंक्शनल करेंसी होती है, और वो लिख भी देता है कंपनी की फंक्शनल करेंसी है सवाल के अंदर। एनीवेज ये तो अब न्यूमेरिकल्स नहीं सारे सिर्फ होते ना, थ्योरेटिकली भी तो चीजें देखनी है, एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, ठीक है। तो वो करेंसी जो यूं कह लें जो मेनली इन्फ्लुएंस करे सेल प्राइस ऑफ गुड सर्विसेज, सीधी बात है, इस दोनों का पॉइंट मतलब ये, वो करेंसी जो इन्फ्लुएंस करे, वो करेंसी या उस मुल्क की करेंसी जो इन्फ्लुएंस कर रही है सेल प्राइस ऑफ गुड सर्विसेज जो ये प्रोवाइड कर रही है कंपनी, और दूसरी बात वो करेंसी जो कॉस्ट इनकर करके गुड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है ना, उन कॉस्ट को इन्फ्लुएंस कर रही है जो करेंसी। तो सादा सी बात होगी, और सादा कर लें तो क्या मतलब, वो उस मुल्क की करेंसी जो सेलिंग प्राइसेस को, सेल्स वगैरह को जो है वो इफेक्ट कर रही हैं, और दूसरी तरफ वो गुड सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उसके लिए जो कॉस्ट इनकर होनी है उसको इफेक्ट कर रही हैं। तो ये दोनों चीजें जिससे इफेक्ट हो रही हो जिस मुल्क की करेंसी से, वही उसकी क्या हो जाती है, फंक्शनल करेंसी। और अगर इन दोनों से भी ना समझ आए, कुछ समझ नहीं आ रही भाई, बड़े कंफ्यूज हैं, तो फिर स्टैंडर्ड ने कहा सेकेंडरी इंडिकेटर्स भी हैं। वो क्या है, वो है जी कि जिस जगह से आपने फंड्स जनरेट किए, करेंसी इन विच फंड्स आर जनरेटेड बाय इशूइंग डेट, और जहां आप डिबेंचर्स या शेयर इश्यू करके पैसे इकट्ठे करते हैं, हो सकता है पाकिस्तान में करते हो सकता है चाइना में ही करते हो कंपनी में। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे यहां से डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि पाकिस्तानी करेंसी इनकी फंक्शनल करेंसी है, और यहां पर हम आए और यहां पता लगा कि वो शेयर तो सिर्फ चाइना में इशू करते हैं, तो इसका मतलब फिर फंक्शनल करेंसी पीकेआर नहीं होगी, फिर उनकी येन बन जाएगी ना। ये सेकेंडरी इंडिकेटर्स। प्राइमरी देखो नहीं समझ आ रही, सेकेंडरी की तरफ जाओ, ठीक है। तो किन
किस करेंसी में आप फंड जनरेट करते हैं, अपने पैसे जो कंपनी में यूज करने हैं उनको लेने के लिए डेट कहां से रेज करते हैं, शेयर्स इशू करके कहां से इक्विटी रेज करते हैं, किस करेंसी में, ये सेकेंडरी इंडिकेटर है। अच्छा, इससे भी समझ नहीं आ रही तो आप जो पैसे इकट्ठे करते हैं उसको कहां रखते हैं, स्विस बैंक में रखते हैं या पाकिस्तानी बैंकों में रखते हैं, ठीक है। तो करेंसी इन विच रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर यूजुअली रिटेन्ड, ठीक है। तो प्राइमरी इंडिकेटर क्या, सादा करें जरा बात को। पहली बात, फंक्शनल करेंसी क्या है, ये जनरल बात तो स्टैंडर्ड ने यही लिखी हुई है। क्या फंक्शनल करेंसी क्या है कि एंटिटी जिस प्राइमरीली जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है वो इसकी क्या है, फंक्शनल करेंसी। नॉर्मली लोकल करेंसी होती है, लेकिन कुछ इंडिकेशंस हैं। प्राइमरी इंडिकेटर क्या है, वो करेंसी या उस मुल्क की करेंसी जो उसकी सेल प्राइस को, गुड सर्विसेज को डिटरमिन करे, या जो कॉस्ट इनकर करनी है सेल प्राइस चीजें बनाने के लिए, सर्विस देने के लिए, यानी मटेरियल, लेबर वगैरह, उनको जो डिटरमिन करे करेंसी, वही करेंसी फंक्शनल करेंसी है। यहां से ना समझ आए तो सेकेंडरी इंडिकेटर्स क्या हैं, कहां से पैसे इकट्ठे करते हैं, जिस मुल्क में पैसे इकट्ठे करते हैं, ठीक है, बाय इशूइंग डेट और इशूइंग शेयर्स, जहां से पैसे इकट्ठे करते हैं वो उस मुल्क की करेंसी इनकी फंक्शनल करेंसी है। यहां से भी समझ ना आए तो एक और इंडिकेटर सेकेंडरी और क्या है कि जो पैसे आप कमाते हैं उसको कहां पर, किस करेंसी में रिटेन रखते हैं, पीकेआर में रखते हैं, जापानीज येन में रखते हैं, डॉलर्स में रखते हैं। तो ये भी एक दूर पार का सेकेंडरी इंडिकेटर है अगर प्राइमरी से समझ ना आ रही हो। क्वेश्चन, तो फिर कोई बात नहीं है, फिर यहां से पता लग जाएगा काम कहां कर रहे हैं, पता लग ही जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ, तो काम पाकिस्तान में करें तो प्राइमरी से ही जब डिसाइड होगा तो सेकेंडरी पे क्यों जाना है। शेयर्स बेशक वहां पे इशू करके पैसे कर ले आए, लेकिन पहली बात है यहां से डिसाइड हो जाएगा काम ही, अगर यहाँ आप खुद ही कह रहे हो काम ही यहाँ पे कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ जब यहां से समझ नहीं आएगी तो इधर जाओगे ना, तो आप कह रहे हो जी काम ही यहाँ पे कर रहे हैं तो पैसे जहां से मर्जी लेके आए, जब काम ही यहाँ पे कर रहे हैं तो मटेरियल, लेबर वगैरह यहीं से ही जनरेट कर रहे हैं, सेल प्राइस चीजें भी बनाकर काम ही यहीं पे कर रहे हो, चीज भी यहीं पे बेच रहे हैं, चीज भी यहीं पे बेच रहे हैं, तो प्राइमरी इंडिकेटर नहीं यहाँ पे पीकेआर कर देना है, सेकेंडरी की तरफ फिर क्या जाना, तो मजबूरी में जाएंगे, ठीक है। प्राइमरी का मतलब ही क्या है, पहले ये देखो, जब यहां ही समझ आ गई तो आगे क्या जाना जी। गुजारा हुआ है कुछ, थोड़ा बहुत गुजारा ही चाहिए था, बस देखना सारे एमसीक्यू ऐसे हो जाएंगे अभी, ठीक है। द फंक्शनल करेंसी इज नॉट नेसेसरली करेंसी ऑफ कंट्री इन विच एंटिटी इज बेस्ड, बट नॉर्मली इट इज। जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी के मुल्क के अंदर कंपनी बेस कर रही है वही इसकी फंक्शनल करेंसी हो, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है ज्यादातर केसेस में। ये तो कभी कभार ऐसा होता है जो मैंने आपको कंपनी बताई कि इनकॉर्पोरेट चाइना में हुई है और काम पाकिस्तान में कर रही है, ऐसी तरह के मामलात में कंपनीज वहीं जाके कंपनी रजिस्टर कर लेती होती है। नॉर्मली आप दुबई में जा रहे हैं, आजकल लोग सऊदीया में जा रहे हैं काम करने, वहां जाके कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं, ये मसला होता ही नहीं है, रजिस्टर भी वहीं होगी, काम भी वहीं करेगी, रोला नहीं होता एडा। ये तो सारी दुनिया को सामने रख के स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं ना, तो ये थ्योरेटिकल एक कॉन्सेप्ट है, वरना ये रोले इतने नहीं पड़ते, सादा सी बात होती है। जहां पे काम कर रहे हैं वहां कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं लोग जाके, वहां पे जाके काम भी करते हैं, रजिस्टर भी वहीं में, काम भी वहीं पे, वही उनकी फंक्शनल करेंसी। अब दुबई में बैठा हुआ अहमद अगर काम कर रहा है तो जो कंपनी ने दुबई में बनाई है चीजें भी वहीं से खरीदता है, लेबर भी वहीं पे हायर करता है, बनाकर चीजें वहां पे पापड़ बनाकर बेच रहा है, पापड़ बनाकर बेच भी वहीं पे रहा है, तो फिर सारा कुछ कहां पे हो रहा है, दुबई में। कंपनी रजिस्टर पाकिस्तान में है भी, तब भी फंक्शनल करेंसी क्या बन जाएगी उसकी, दुबई। वैसे नॉर्मली ये नहीं करेगा, ऐसे जाएगा उधर जाके अलग कंपनी की रजिस्टर करेगा, वहां पे पापड़ बनाएगा और बेचेगा, तो फिर फंक्शनल करेंसी क्या हो गई। हालांकि पैसे तो इसने यहां से रेज किए होंगे अपने शेयर होल्डर्स से, लेकिन जब काम उधर कर रहा है तो फंक्शनल करेंसी क्या है, एनीवेज। उसके बाद हर वो करेंसी जो फंक्शनल करेंसी के अलावा है वो क्या है, फॉरेन करेंसी। अच्छा, उसके बाद जी मेन तो यही काम था जो हो गया, बाकी अब एक्सचेंज रेट, स्पॉट रेट, क्लोजिंग रेट, एक्सचेंज डिफरेंस, मॉनिटरी आइटम्स, नॉन मॉनिटरी आइटम्स, इनको एक बार रीड करना है आपने, ठीक है। सारी डिस्कशंस हुई हैं, बल्कि प्रैक्टिकली हमने इनको किया हुआ है। मैं इधर आना चाह रहा हूँ जी, दो पूछो। बेटा वो आगे बात है, वो आपको स्टैंडर्ड गुंजाइश देता है, वो यहां पे जाके पढ़ेंगे जब यहां पहुंचेगा। अब तो क्लास का टाइम खत्म हो गया। IAS 21 हमने खत्म कर लिया था। IAS 21 के अंदर एक चीज सिर्फ आपको मैं नहीं करा रहा, उसकी वजह यह है कि उस पर डबल एफर्ट लग जाती है। एक बार उसको यहाँ पे सिखाया जाएगा,
फिर अभी जो लीज शुरू करना है उसमें वही काम करना है हमने, ठीक है ना। और वो चीज़ है फॉरेन करेंसी लोन। फॉरेन करेंसी लोन का लेना या फॉरेन करेंसी लोन का देना, और फिर उसमें इंस्टॉलमेंट में किस्तें आती हैं या जाती हैं, और उन किस्तों में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होते हैं। यही काम हमने लीज में करना है। आज लीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब लीज हम कर लेंगे तो ये छोटा सा पोर्शन IS-21 का हम दोबारा आकर करेंगे। एनीवेज, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में जो है वो डेफिनेशंस हमने की थी फंक्शनल करेंसी की, और फिर ये छोटी छोटी डेफिनेशंस मैंने आपको कहा था आप पढ़ लीजिएगा। इनमें से किसी में कोई मसला आया किसने पढ़ा है? चलो, इसका मतलब बाकी मसला कोई नहीं है। फ्रॉड ना लगाना मेरे से कभी भी, ठीक है। प्रेजेंटेशन करेंसी, प्रेजेंटेशन, अच्छा वैसे ज़रा दोबारा कर लें। फंक्शनल करेंसी वो करेंसी है, उस एनवायरनमेंट की करेंसी है जिस एनवायरनमेंट में कंपनी प्राइमरीली ऑपरेट कर रही है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। ये तो होगी जनरल डेफिनेशन। नॉर्मली ये लोकल करेंसी ही होती है। अब नॉर्मली ऐसा ही होता है, बल्कि 99.99% क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन न्यूमेरिकली ऐसा है। थ्योरेटिकली इस कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। MCQs के अंदर ये चीज़ टेस्ट होती है, ठीक है भाई। इनको ना 22 पे 21 पे करा दो ज़रा। अच्छा, तो जनरल रूल क्या है? वैसे फंक्शनल करेंसी किसे कहते हैं? वो करेंसी वो उस मुल्क की करेंसी जिस वो एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिसमें कंपनी प्राइमरीली ऑपरेट कर रही है, उस एनवायरनमेंट की करेंसी क्या है? फंक्शनल करेंसी। नॉर्मली ये कौन सी करेंसी होती है? और ये वो करेंसी है जिसमें हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्रीज। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस कंपनी के जिस करेंसी जिस कंट्री के अंदर वो ऑपरेट कर रही हो कंपनी, ये उस वही हो, डिफरेंट हो भी सकती है, लेकिन ये बहुत कम चांसेस हैं। बहरहाल यही सिंपल रूल क्या है कि वो करेंसी नॉर्मली लोकल करेंसी, फंक्शनल करेंसी होती है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं? जनरल एंट्रीज। इतनी सी बात से काम चल जाता है। लेकिन थ्योरेटिकली इसको पूरा पढ़ें तो ये क्या है? इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं। प्राइमरी इंडिकेटर्स क्या हैं? फंक्शनल करेंसी वो करेंसी है जो उस मुल्क की करेंसी है जिस मुल्क की कंपेटिटिव फोर्सेस जो हैं वो आपकी सेल प्राइस को डिटरमिन कर रही होती हैं, या जिसके रेगुलेटर्स जो हैं और डिमांड सप्लाई की फोर्सेस जो हैं वो आपकी सेल प्राइस को डिटरमिन कर रही होती हैं, या जिस करेंसी में आपने मटेरियल ख़रीदा, लेबर को हायर किया, अदर एक्सपेंसेस इनकर किए। तो प्राइमरी इंडिकेटर्स में क्या है? करेंसी जो मेनली इन्फ्लुएंस करे सेल प्राइस को गुड सर्विसेज की, और उस कंट्री की करेंसी जिसकी कंपेटिटिव फोर्सेस और रेगुलेशंस डिटरमिन करें सेल प्राइस ऑफ गुड सर्विसेज, या करेंसी वो वाली जो मेनली इन्फ्लुएंस करे लेबर, मटेरियल और अदर कॉस्ट। तो ये क्या है? प्राइमरी इंडिकेटर्स। अगर इनसे भी बात समझ में ना आए, यहां से आ जाए तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। इनसे भी बात समझ में ना आए, ना क्लियर हो रहा हो, तो फिर सेकेंडरी इंडिकेटर्स क्या हैं? देखो कौन सी करेंसी में ये लोग अपने फाइनेंस को अरेंज करते हैं। फाइनेंस दो तरह का होता है। ओनर्स घर से पैसा ले आए, इक्विटी, बैंकों से या लोगों से लोन ले लें, डेट। तो हम शेयर्स इशू करके इक्विटी के पैसे इकट्ठे करते हैं, शेयर्स इशू करके भी पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करके भी पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। IFRS 9 में जाके डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करना सीखेंगे, डिबेंचर्स, लोन नोट्स इशू करके, ठीक है। तो किस करेंसी के अंदर डेट या इक्विटी रेज की जाती है ये देख लो, या जो कमाया है पैसा वो किस करेंसी के अंदर आप रिटेन रखते हो, किस मुल्क में आपने रखा हुआ है, किस मुल्क की करेंसी में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके सेकेंडरी इंडिकेटर्स बन जाएंगे। और जो भी करेंसी आपकी फंक्शनल बन गई है उसके अलावा की हर करेंसी कौन सी करेंसी कहलाएगी? फॉरेन करेंसी। बस ये बात है, बात इतनी सी है। और प्रेजेंटेशन करेंसी एक अलग चीज है, ठीक है। असल चीज क्या है? फंक्शनल करेंसी और फॉरेन करेंसी, ये डिसाइड करना है। फंक्शनल करेंसी वो करेंसी है जो नॉर्मली लोकल करेंसी होती है जिसमें आपने जनरल एंट्रीज करनी है, और उसके अलावा जो भी करेंसी है वो कौन सी है? फॉरेन करेंसी। अब ये बात हो गई अलग। अब तीसरी चीज क्या है? प्रेजेंटेशन करेंसी वो करेंसी है जिसमें आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है। वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। वो 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, जहां जहां जो लोग आपके बैठे हुए हैं वो उस करेंसी में आपसे अकाउंट्स बनवाएं, आप बना लें। कन्वर्ट ही करना होता है, आप कन्वर्ट करके दे देंगे ईयर एंड की चीज़ों को। ओके, सही है। इसको 26 पे करा दें, सही है ना? ओके, अच्छा जी। उसके बाद ये कुछ डेफिनेशंस हमने देखी, प्रेजेंटेशन करेंसी भी आ गई, ये एग्जाम्पल थी, ठीक है। अब एग्जाम्पल में कहता है P इज अ UK रजिस्टर्ड माइनिंग कंपनी। ये कान कुनी करते हैं, whose shares are traded on London Stock Exchange।
अच्छा, लिस्टेड कहाँ पे है? लंदन की कंपनी है, यूके रजिस्टर्ड कंपनी है, लेकिन ऑपरेशंस कहाँ पे कर रही है? जहां पर ये माइंस मिलती हैं साउथ अफ्रीका में, गोल्ड और डायमंड की, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन करेंसी क्या होगी? पी की। फंक्शनल करेंसी क्या होगी? पी की। और अगर पी ने स्पेशलाइज्ड माइनिंग इक्विपमेंट यूएस से बाय किया है, जो यूएस डॉलर में इनवॉइस हुआ है, तो फिर यूएस डॉलर इसके लिए क्या है अकॉर्डिंग टू IS 21? तो भाई देखो, कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहाँ पे हो रही हैं? अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है? वही जो पढ़ के आए, प्राइमरीली कहाँ पर ऑपरेट कर रही है, क्योंकि वो तो साउथ अफ्रीका के अंदर कर रही है, ठीक है। तो ये जो है वो लेबर वहीं से ले रहे होंगे, मटेरियल वहीं से इकट्ठा कर रहे होंगे, ओवरहेड्स वहीं पर ही वो इनकर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऑपरेशंस उनके कहाँ पे हो रहे हैं? तो फिर प्रेजेंटेशन करेंसी कौन सी होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? सॉरी, फंक्शनल करेंसी कौन सी होनी चाहिए? साउथ अफ्रीकन रैंड्स, ठीक है। अच्छा, लेकिन प्रेजेंटेशन करेंसी जो है, अब एक तो पक्का है यूके पाउंड्स होगी, क्योंकि ये कंपनी लिस्टेड कहाँ पे है? यूके की स्टॉक एक्सचेंज पे। तो जिस मुल्क के अंदर रजिस्टर्ड है उसकी स्टॉक एक्सचेंज उसको कहती है, वो वहाँ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर, जाहिर सी बात है शेयर्स वहाँ पे खरीदने बेचने लोगों ने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर की बेस के ऊपर ही तो डिसीजन ले रहे होते हैं। तो फिर पाउंड्स के अंदर तो उसकी प्रेजेंटेशन होगी ही होगी, लेकिन साउथ अफ्रीका वाले भी उनको कह सकते हैं एडिशनली, भाईजान हमें भी हमारे मुल्क में आप निकाल रहे हो सोना हीरे, हमारे मुल्क के हिसाब से भी आपने फाइनेंशियल बनानी, हमने अपने रेगुलेटर को जमा करा, हमारे रेगुलेटर को जमा करवाएं बना के, दे कैन आस्क। तो प्रेजेंटेशन करेंसी पाउंड्स भी हो सकती है, रैंड्स भी हो सकती है। कोई हबीबी बैठा हुआ है दुबई के अंदर, कल मैच, आज मैच है ना दुबई में, फिर कोई हबीबी बैठा हुआ है दुबई के अंदर, उसने अगर इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए तो वो बड़ा शेयर होल्डर है, तो वो फरमाइश कर सकता है कि यार मुझे आप जो है वो दिरहम में दिनार भी बनाकर दे दें। इट मे हैपन, ठीक है। लेकिन प्रेजेंटेशन करेंसी जो है वो फिलहाल तो ये नजर आ रही है कि पाउंड्स है और रैंड्स भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब जब फंक्शनल करेंसी रैंड्स बन गई ना, तो इसके अलावा हर करेंसी क्या है? फॉरेन करेंसी। तो यूएस से अगर कोई उन्होंने प्लांट खरीदा है तो यूएस डॉलर उसके लिए क्या बनेगा? फिर फॉरेन करेंसी, ओके। इसकी द प्रेजेंटेशन करेंसी इज स्टर्लिंग। दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ यूके फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर फॉर यूके लिस्टेड कंपनीज. The functional currency is likely to be South African rand. Even though company is based in UK, this is because operating activities take place in South Africa. And so the company will be economically dependent on rands if salaries of most employees, most operating expenses and sales. क्योंकि वो कह रहा है कि जब काम इधर करना है तो सैलरीज तो रैंड्स में ही देनी है साउथ अफ्रीका के अंदर लोगों को। तो चाहे यूके के अंदर ही वो रजिस्टर्ड है, प्राइमरीली डिपेंड किस करेंसी, कौन सी करेंसी इनको चाहिए होगी खर्चे करने के लिए, ऑपरेशंस करने के लिए? रैंड्स। इसीलिए तो फंक्शनल करेंसी है। हालांकि बैठे तो यूके के अंदर रजिस्टर्ड है वो, लेकिन काम यहाँ पे कर रहे हैं। भाई चाहे चाइना की कंपनी है, यहाँ पे मैं अगर चाइना कंपनी मुझे मुलाजिम रख ले, मैं सारा दिन जो है वो मजदूरी करूँ, शाम को वो मुझे येन पकड़ा दें, तो मैं शायद वो एक्सेप्ट ना करूँगा। अभी मैं रात को कहाँ जाऊँगा भाई, किसके को जाके चेंजर, मनी चेंजर हर जगह पे है भी कोई नहीं, दूर दराज इलाके के अंदर कहीं पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे तो भाई चाहिए होंगे पाकिस्तानी रुपीज़, यार बेहतर वही है मेरी अपनी करेंसी मुझे दे, ठीक है ना। तो ऑपरेशन के लिए यही चाहिए, तो रैंड्स ही है। और यूएस डॉलर क्या है? फॉरेन करेंसी। For US dollars are foreign currency for purpose of, अच्छा, अब IS 21 requires P to prepare its financial statements in functional currency. IS 21 तो कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस में बनाओ? फंक्शनल करेंसी में ही बनाओ, लेकिन यूज कर सकते हैं कोई भी और करेंसी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाहें तो। लेकिन जर्नल एंट्रीज के लिए सिर्फ क्या यूज करना पड़ेगा? फंक्शनल करेंसी, जो कि इस एग्जांपल में क्या थी? रैंड्स, ठीक है। अच्छा जी, foreign currency transaction is a transaction that is denominated or requires a settlement in a foreign currency, including transactions arising when an entity buys or sells goods, services, borrows or lend funds, loans, ठीक है, otherwise acquires or dispose of asset और receive dividend वगैरह। तो इसमें से अभी आपको ये borrow और lend करना फंड्स का और ये डिविडेंड वाला एक सवाल भी देख लेंगे, किसी वक्त ये कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने बेसिक इस IS 21 को कर लिया था। मैंने आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन की थी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम्स की। इसमें कुछ चीज़ें अभी समझा नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि अभी वो टॉपिक्स हमने किए ही नहीं, ठीक है। IFRS 9 पढ़ेंगे तो पता लगेगा इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स क्या होता है। किसी के डिबेंचर्स खरीद लिए या खुद डिबेंचर्स इशू कर दिए, किसी के शेयर्स खरीद लिए या खुद शेयर्स इशू किए, अब ये क्या चीज़ है ये पता लगेगा इंशाल्लाह जाके IFRS 9 में, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वो डिस्कशन है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं न्यूमेरिकली,
थ्योरेटिकली बस इसको पढ़ना बाकी था। है आपके पास? अच्छा, मैंने ना कल वाले लेक्चर के भी हैंड आउट दोबारा कहे हैं उनको कॉपी कर दें। ज़रा थोड़ा हैप हैज़र्ड सा लगा था आपको, 2 अलग अलग पेज थे, किसी के पास कोई पहुंचा कोई नहीं पहुंचा, इसलिए मैंने कल वाले हैंड आउट को भी जो है वो दे दिया है एक ही हैंड आउट की शक्ल में। ठीक है, तो पीछे मौजूद हैं लेक्चर 3 के हैंड आउट भी। किस किस को चाहिए लेक्चर 3 के हैंड आउट? ये आगे 3-4 इधर 3-4 उधर, हाथ खड़े कीजिएगा, वो दे जाएंगे लेक्चर 3 के। 4 के तो सबको चाहिए, लेकिन वो तब देंगे जब मैं लीज पे पहुंचूंगा। पता नहीं, नियत तो कल की हुई है। अच्छा जी, अब IAS 21 की अकाउंटिंग है। ठीक है जी, लेक्चर 3 के नोट्स हैं जी। ये मैं करवा, मैंने आगे आगे इधर आगे भी हाथ खड़ा करें बेटा जी, किस कुछ मैंने करवा सबके लिए लिए थे, तो जाते हुए बेशक ले जाना, कोई मसला नहीं है। वो 2 अलग अलग थे ना, उन्होंने स्टेपल भी नहीं किए थे, वो बच्चे परेशान हो रहे थे, पता नहीं MCQs कहाँ गए और सवाल कहाँ गए। अच्छा जी, IAS 21 इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर क्या कहता है भाई? जो भी ट्रांजैक्शन है, याद होगा आपको कि उसको हमने उस दिन के रेट के ऊपर रिकॉर्ड किया था, याद है? तो रिकॉर्डेड एट स्पॉट रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन डेट के स्पॉट रेट पे हम इनिशियली इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, मैयर करते हैं। फिर क्या होता है ईयर एंड पे? क्या होता है, क्योंकि मॉनिटरी आइटम्स नहीं है ये क्या है? नॉन मॉनिटरी आइटम्स। तो इनका क्या करेंगे? इधर ना पढ़ो, क्या करेंगे? इनको रीट्रांसलेट नहीं करना है, इनको ओरिजिनल वाले ही रेट के ऊपर छोड़ना है। तो नो रीट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड, द ट्रांजैक्शन इज लेफ्ट एट ओरिजिनल स्पॉट रेट। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन थी। वो एक्सेप्शन हमने एक पढ़ ली थी और एक जबानी की थी इंशाल्लाह। एक MCQ में आया था ना, रीवैल्यूएशन वाला MCQ आया था ना। तो एक्सेप्शन क्या है? अगर आपका एसेट फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं आप एसेट की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए, वो एसेट कौन कौन से हो सकते हैं? वो एसेट है आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है, या आपका कोई PPE हो सकता है। तो अगर आप इनके लिए फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं तो फिर रीट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि आप उठाकर रखते हैं ईयर एंड वाली फेयर वैल्यू पे एसेट को, तो ईयर एंड वाला रेट भी लगाना पड़ता है, तो रीट्रांसलेशन हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, लेकिन इस पर आने वाला गेन या लॉस ये एक्सचेंज गेन या लॉस नहीं है, बल्कि ये फेयर वैल्यू गेन या लॉस अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और अगर PPE है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस या रीवैल्यूएशन लॉस है। मतलब अगर PPE है और आपने रीवैल्यू किया है और आपको उस पर रीवैल्यूएशन सरप्लस आया है, साथ में कोई एक्सचेंज गेन भी आया है या एक्सचेंज लॉस भी आया है, तो वो अलग करके P&L में नहीं जाएगा। अगर आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस OCI में जा रहा है तो उसके साथ ही चिपक कर वो गेन लॉस नेट होकर ही फिगर एक ही जा रही होगी P&L के अंदर बजाय OCI के अंदर, क्योंकि हमने रीट्रांसलेशन तो की ही नहीं, हमने तो एसेट को रीवैल्यू किया है। बात समझ आ रही है? ये वो एक्सेप्शन लिखी हुई है कि इफ अ नॉन मॉनिटरी आइटम इज कैरिड एट फेयर वैल्यू देन रीट्रांसलेट एट एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एट द डेट व्हेन फेयर वैल्यू इज डिटरमिन्ड। जिस दिन फेयर वैल्यू डिटरमिन करेंगे उस दिन के रेट के ऊपर उसको रीट्रांसलेट करना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा बात कौन सी है? ये द एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन द सेम लोकेशन एज द रीवैल्यूएशन गेन और लॉस। क्या मतलब? अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन लॉस है तो वो तो P&L में जाता था, तो ये भी साथ ही P&L में चला जाएगा। लेकिन अगर PPE का गेन लॉस है तो PPE का लॉस तो रीवैल्यूएशन पे लॉस तो P&L में जाता था, अगर गेन होता था तो वो कहां जाया करता था? गम ना करें, हमने इंशाल्लाह IAS 16 की रिवाइजेशन भी रिवाइज करनी है, मजबूरी है रिवाइज करना जी। IAS 16 ने मिक्स होने IAS 12 के साथ, तो वो पूरा वर्किंग उसी तरह से 3 कॉलम होते थे ना, एसेट सरप्लस P&L, उसके आगे 2 कॉलम और ऐड होने हैं, तो पहले वो 3 कॉलम याद आएंगे तो अगले 2 ऐड होंगे। खैर चले करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, भूलना कुछ नहीं। इंट्रो वाला भी सब कुछ आ रहा है इधर, इंट्रो R1, लेकिन बहुत आसान, सबसे आसान पेपर कैप्स के अंदर मैं समझता हूं कि ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग है, अगर छुट्टी ना करें तो, रोज का काम रोज करें तो ना, नया कुछ नहीं मिलेगा आपको, चीजें छोटी छोटी हैं, बहुत ज्यादा हैं। जैसे भी लीज शुरू होगा 15-16 दिन में जाकर कहीं खत्म होगा, इतनी चीजें होंगी, जब लीज में से गुजर रहे होंगे आप कहोगे इससे अच्छा टॉपिक हमें को आता ही नहीं है। ठीक 1 महीने बाद आप कहोगे सर लीज भूल सी रही है, तो इसके तरीके भी बताऊंगा कि कैसे याद रखना है। चीजें बहुत ज्यादा हैं, छोटी छोटी बहुत ज्यादा चीजें, ठीक है ना, मुश्किल नहीं है, अकाउंटिंग आती है। अच्छा जी, एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन द सेम लोकेशन एज रीवैल्यूएशन गेन और लॉस। द रीवैल्यूएशन गेन
when there is no previous loss under IAS 16 and 38 is recorded in other comprehensive income, therefore exchange difference भी कहां चला जाएगा, ठीक है. लेकिन the fair value gain under IAS 40 is recorded in P&L, therefore exchange difference is also recorded in P&L. Got it? तो ये एक्सेप्शन थी. नोट ये क्या है, ये हमारा एक्सेप्शन है. हालांकि असल रूल तो क्या था, नो रीट्रांसलेशन. असल रूल तो क्या है, नो रीट्रांसलेशन, लेकिन नोट ये एक्सेप्शन. ठीक है, सही है जी. ओके, चले. अच्छा जी, मॉनेटरी आइटम्स के बारे में क्या रूल है हमारा. इनिशियल रिकग्निशन किस पे करेंगे, मस्ट बी ट्रांसलेटेड एट स्पॉट रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. और इसको बाद में, नोट को बाद में पढ़ते हैं. और ईयर एंड के ऊपर क्या करेंगे, मॉनेटरी आइटम मस्ट बी रीट्रांसलेटेड एट रेट रूलिंग द डे. मस्ट बी रीट्रांसलेटेड, लाजमी है मॉनेटरी आइटम को क्या करना, रीट्रांसलेट करना. ठीक है. और एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ चला जाएगा, P&L में. ठीक है जी. लेकिन वो कह रहा है अगर ट्रांजैक्शन ईयर एंड से पहले सेटल हो जाए तो जाहिर सी बात है, सिर्फ सेटल ही हो गई तो कोई मॉनेटरी आइटम तो बचना ही नहीं है, तो फिर कौन सी रीट्रांसलेशन. सादा सी बात लिखी हुई थी. और जब ट्रांजैक्शन सेटल होगी तो क्या करेंगे, मॉनेटरी आइटम के लिए रिसीट और पेमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड एट स्पॉट रेट. और एक्सचेंज डिफरेंस फिर कहाँ ले जाएंगे, तो 2 दफ़ा गेन लॉस निकल सकता है हमारे मॉनेटरी आइटम के केस में. एक, जब ट्रांजैक्शन हो गई ना तो उसके बाद ईयर एंड पहले आ गया और ट्रांजैक्शन सेटल नहीं हुई तो ईयर एंड पे रीट्रांसलेशन के वक्त गेन लॉस. और जब सेटलमेंट करने लगेंगे तो उस वक्त दोबारा गेन लॉस आता है. ठीक है ना, सही है. वो 23 पे ही कर दें वापस यार, गर्मी में लग गई. ठीक है. अच्छा, ये दोनों तरीके आपको बताए थे. चलो इधर फंक्शनल फॉरेन को और पक्का कर लेते हैं. एग्जाम्पल 1, रॉयल फैन इज अ कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान एंड रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. बाय करती है रॉ मटेरियल फ्रॉम पाकिस्तान और सेल करती है गुड्स इन पाकिस्तान. पाकिस्तानी कंपनी है फिर सही मानों में, है ना. तो फंक्शनल करेंसी इसकी कौन सी होनी चाहिए, पाकिस्तानी करेंसी. प्रेजेंटेशन करेंसी भी इसकी कौन सी होगी. अच्छा, रॉयल फैन इंपोर्टेड प्लांट फ्रॉम US, तो US डॉलर क्या बन गया इसका, समझ आती है बात. चले. जैपनीज कंस्ट्रक्शन कंपनी है, पाकिस्तान में नहीं है, जापान में इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन ऑपरेशन उसके कहाँ पे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में, जहाँ पर ये पुल बनाती है. तो फिर फंक्शनल करेंसी की कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि सारे ऑपरेशन तो यहीं पे हो रहे हैं, सिर्फ यहीं पे हो रहे हैं. तो फिर जर्नल एंट्रीज PKR में करेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन करेंसी जैपनीज येन भी हो सकती है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहे तो पाक रुपीस भी हो सकती है. ओके. जबकि ये कहीं से प्लांट इंपोर्ट करेंगे तो US डॉलर में अगर कर लिया तो इनके लिए क्या बन जाएगी, फॉरेन करेंसी. डिस्कशन हो गई थी ये मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी की. और ये क्वेश्चंस भी हमने किए थे, 7वां 8वां 9वां भी हो गया था, 10वां भी हो गया था, 11वां भी हो गया था. ये पेंडिंग किया मैंने, आपके नोट्स में नहीं है ये सवाल, कि नज़र आ रहा है कहीं गलती से कॉपी हो गया और थोड़ा बहुत, ऐसे पूरा सफ़ा नहीं ना किया. आज मैंने हैंडआउट वैसे ही वर्ड से निकाल के बनाया ताकि जो सवाल हो, फिर भी मुझे लगता है एक सवाल मैंने एडिशनल डाल दिया. चलें खैर, आज वाले हैंडआउट में छोड़ें. तो ये क्वेश्चन अभी पेंडिंग है. ये क्या है, फॉरेन करेंसी लोन. पाकिस्तानी कंपनी ने 5 साल लोन, लॉन्ग टर्म लोन ऑब्टेन किया है और किस्तों में पे होना है उसने, और किस्त के अंदर प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी. तो इनको अलग अलग करना पड़ा करेगा, इंटरेस्ट अलग, प्रिंसिपल अलग. यही काम हमने लीज में सीखना है, मैं आपसे अर्ज कर रहा था. तो इस वजह से ये इंशाल्लाह सीख लेंगे तो वापस यहाँ पे आएंगे. तो 12वां सवाल, 13वां सवाल, अमेरिकन कंपनी ने $1000 दिए. ज़ाहिर है एक करके एक होमवर्क इस तरह से चलता है ना काम. ठीक है. 14वां सवाल, नाइकी को लोन दे दिया है. पहले 2 सवालों में लोन लिया, यहाँ पे लोन दिया. वो लोन पेएबल, ये लोन रिसीवेबल. दोनों सूरतों में काम तो सेम रहना है. लोन पेएबल सिखाऊंगा तो रिसीवेबल, ये आपकी नहीं होगा नोट्स में, शायद नहीं होगा. मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किताब अभी जब आनी है तो ये क्वेश्चंस के बारे में ये ना कहना कि ये हमने मतलब शायद चॉइस में छोड़े हैं. नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये एरिया है. लेकिन इसको हम लीज के बाद या लीज के दरमियान में कहीं पे जहाँ पे टाइम कभी मिल गया मैं करवा दूंगा. मकसद सिर्फ ये है कि लीज के अंदर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनता है, वो बनाना सीख लें, उसको ज़रा थोड़ा मास्टर कर लें, तो फिर ये वाला काम भी हो जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है. वरना डबल मेहनत, पहले यहाँ पे सिखाओ फिर लीज में सिखाओ. ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, ये आपकी किताब, ये आपके नोट्स के अंदर मौजूद होना चाहिए. क्वेश्चन 15 नहीं है तो बताएं फिर
रहने देते हैं। देखिए जी, आपने जब भी कोई चीज इंपोर्ट करनी है या खरीदनी होती है कोई चीज, बहुत परेशानी हो रही है ना किताब नोट्स से, है ना। ये कौन से नोट्स में है बताओ? जो लेक्चर 3 का भी दिया उसमें है? हैं 2 वाले में? इसमें है ना 3 वाले में? एक मिनट जरा पॉज करें। अच्छा जी, हमने कोई चीज खरीदी तो 2 बेसिस होती हैं, एक FOB, दूसरा CIF भी कहते हैं इसको, ठीक है। FOB या CIF बेसिस कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड, कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्रेट भी इसको कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब मसलन नॉर्मली ये इंपोर्ट के केस में होता है, जब ये फॉरेन पोर्ट पर चीज पहुंच जाती है, बैरी जहाज के ऊपर सवार होने लगती है ये चीज, उसी वक्त कह दिया जाता है भाईजान मेहरबान कदरदान साडे वालों हमारी तरफ से ये चीज निकल गई है, रिस्क एंड रिवॉर्ड अब आपके हैं, आपके लिए ये अब ऑन बोर्ड है। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है कि हमारी तरफ से इसका कोई रिस्क हम इसका नहीं लेंगे, रास्ते में कोई वेल आके इस सामान को खा जाए, कोई समुद्री कज़ाक आके इसको लूट लें, या कोई समुद्री तूफान आए और ये, तो इसका अब जिम्मा आपका है, फ्री ऑन बोर्ड कह लें, या यूँ कह दिया जाता है रास्ते की इंश्योरेंस वगैरह करा लें आप, कैरेज इंश्योरेंस फ्रेट ये आपके ज़िम्मे है। तो फ्री ऑन बोर्ड या कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्रेट बेसिस जो है, इसका मतलब ये है कि जब आपकी प्रोडक्ट्स फॉरेन पोर्ट पे पहुंचती हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको ट्रांसफर हो जाते हैं, रास्ते में चीज़ अब आपके रिस्क पे है। इसका मतलब आप अगर परचेज रिकॉर्ड करेंगे तो कब करेंगे? जब चीज़ें फॉरेन पोर्ट पे पहुंचेंगी या जब लोकल पोर्ट पे पहुंचेंगी? फॉरेन पोर्ट पे। वो देखो कहता है कि एस गुड्स ऑफ $50 बॉट ऑन क्रेडिट वर डिस्पैच्ड ऑन 4 मार्च फ्रॉम जर्मनी। 4 मार्च को फॉरेन पोर्ट से डिस्पैच हो गई और रिसीव हुई हैं कराची पोर्ट पर 7 मार्च पे, ठीक है, जल्दी नहीं आ गई। चलो खैर, अब 4 मार्च को रेट डिफरेंट है, 7 को डिफरेंट है। अब कौन से वाले रेट के ऊपर हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है? अगर तो सवाल चुप है तो फिर जो मर्जी करें, और नॉर्मल होता भी यही है, जब डिस्पैच हो जाती चीज़ें तो हमारी होती हैं, लेकिन कभी कभार हम वहम की वजह से कहते हैं ना भाई ना, हमें तो चीज़ें पहुंच दो, तो फिर सप्लायर ये सहूलत दे देता है, रिस्क खुद ले लेता है, फिर इंश्योरेंस भी वही कराएगा, किराया भी वही भरेगा और चीज़ हम तक पहुंचाएगा। लेकिन दोनों में फिर फ़र्क क्या होगा आपके ख्याल में? ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज रेट को छोड़ो, वैसे ज़रा ट्रांजैक्शन में फ़र्क क्या होगा? महंगी चीज़ मिलेगी। यानी अगर कोई बंदा वहीं से आपका कहे जी चीज़ आपके हवाले है, तो वो चीज़ लेट से 100 रुपये की है, तो अगर आपको वो यहाँ पर पहुँच देगा तो हो सकता है वो 125, 130, 150 महंगी चीज़ देगा, ठीक है, लेकिन रिस्क उसी का होगा आप तक पहुँचने तक चीज़ का, ठीक है ना। तो ये 2 बेसिस हैं। अब सवाल में अगर वो ये डेटा देकर कहे, बल्कि नीचे लिखा हुआ है अकाउंटिंग एंट्रीज करो अज्यूमिंग फ्री ऑन बोर्ड बेसिस है। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब कि रिस्क एंड रिवॉर्ड, इसका मतलब क्या है? रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड टू अस व्हेन गुड्स आर dispatched, when goods are dispatched, फॉरेन पोर्ट पर से जब डिस्पैच हो गए, ठीक है। मतलब ये रास्ते में भी है तो हमारी ही इन्वेंट्री है। इसको कहते हैं ना इन्वेंट्री इन ट्रांजिट, स्टॉक इन ट्रांजिट, ये वही है। फिक्स एसेट खरीदा है तो फिक्स एसेट इन ट्रांजिट, हमने एसेट बुक कर लेना है, इन्वेंट्री बुक कर लेनी है, क्योंकि हमारी परचेज हो चुकी है, ठीक है। तो फिर हम क्या एक्सचेंज रेट यूज करेंगे जी? $1 इज इक्वल टू 270। तो अगर ए का केस है तो हम 4 मार्च को एंट्री पास करेंगे 50 × 270 करो जी। अच्छा, अज्यूम करो कि उधार के ऊपर चीजें खरीदी हैं, कैश पे भी कर सकते हो, उधार पे भी कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ पहली एंट्री करनी है, सेटलमेंट वगैरह तो है नहीं, ठीक है।
तो कैश कर लो, उधार कर लो, उधार कर लो, ठीक है। तो मुझे बताओ जी 50 इंटू 270 करोगे या 50 इंटू 280 करोगे? अगर फ्री ऑन बोर्ड बेसिस हैं तो जिस दिन चीजें डिस्पैच हुई उसी दिन से हमारी हो गई, तो उस दिन की ट्रांजैक्शन रेट के ऊपर रिकॉर्ड करें, ये स्पॉट रेट यूज होगा। तो क्या बनता है 50 इंटू 270? 13 एंट्री होगी इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। लेकिन अब अगला मसला आ गया, क्या ये इन्वेंट्री हमारे पास पहुंच गई है? नहीं ना पहुंची, तो फिर इन ट्रांजिट लिख दो साथ। हमारी इन्वेंट्री है पर अभी रास्ते में है, अभी समंदर में है, ठीक है। तो क्या एंट्री बनी? इन्वेंट्री गुड्स इन ट्रांजिट भी कहते हैं, इन्वेंट्री इन ट्रांजिट डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट 13,500। और अगर आपके सवाल में लिख दे डीएटी बेसिस, डिलीवरी एट टर्मिनल, या डीडीपी भी कहते हैं इसको, ठीक है, डिलीवरी ड्यूटी पेड, सब कुछ करके, नॉर्मली ये थोड़ा महंगा फिर होता है सामान, खैर ठीक है, लेकिन फिलहाल जरा ट्रांजेक्शन सेम रखी गई है। तो ऐसी सूरत के अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कब ट्रांसफर होंगे? हाँ जी, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होंगे जब लोकल पोर्ट पर चीजें पहुंचेंगी। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड टू अस when goods are received, when goods are received on local port, ठीक है, ओके। चलो, तो अब देखो ना, वैसे तो इतना मसला शायद ना होता, लेकिन अब देखो कितनी बारीक बात है। आपको ट्रांजैक्शन का रेट कौन सा लेना है ये डिसाइड करेगा आपकी ये बेसिस, अगर सवाल में दे दे तो, ठीक है। When goods are dispatched from foreign port, और अगर आप कस्टम इंश्योरेंस फ्रेट या कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट इस तरह के अल्फाज लिखे हुए देखें तो समझ जाएं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको ट्रांसफ़र कब होने हैं? जब गुड्स रिसीव हो जाएंगी ऑन लोकल पोर्ट, ठीक है जी। तो ऐसी सूरत के अंदर आप फिर क्या करोगे? 280 पर एंट्री रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। अच्छा, ये अच्छी बात है इस तरह से कि जब आपको साथ को चीज़ें रिसीव हो जाएं तो आप इन्वेंट्री इन ट्रांजिट को क्रेडिट करके इन्वेंट्री को आप डेबिट कर लो कि आपकी इन्वेंट्री आपको पहुंच गई, ठीक है। लेकिन अगर कस्टम इंश्योरेंस फ्रेट है, ये सॉरी डिलीवरी एट टर्मिनल है या डिलीवरी ड्यूटी पेड, ये वाली बेसिस है, तो इसका क्या बताया आपको? रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफ़र होने हैं? जब चीज़ें हम तक पहुँच जाएँ। तो फिर जब चीज़ें हम तक पहुंचनी है तो पहली एंट्री उस दिन होनी है, फिर 4 मार्च को कुछ भी नहीं होना, नो एंट्री, ठीक है। और एक ही बार इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट करोगे, और करोगी भी किस पर? 280 पर। ओहो, यहाँ पे 270 पे रिकॉर्ड किया था, तो 7 मार्च पे रीट्रांसलेट भी तो करना था इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री नॉन मॉनिटरी आइटम, इसको रीट्रांसलेट नहीं किया जाता, ठीक है। हाँ, अगर क्रेडिटर पे ना हुआ, बीच में ईयर एंड आ गया, या जब क्रेडिटर को सेटल करेंगे तो उस वक्त भी एक्सचेंज गेन लॉस आ सकता है, इधर नहीं, ठीक है जी। डन। उसके बाद मैंने आपको जंप लगवाया था, खैर हमने पास पेपर कर लिया था, एक ही पास पेपर था, अकलौता ट्रेवल्स। ये किधर जा रहे हैं? ये टिक कहाँ जा रहे हैं? आगे। उसके बाद स्टडी टेक्स्ट के अंदर आपको मैंने ये चौथा सवाल करा दिया था, ये तीसरा सवाल हमने किया हुआ है, लेकिन ज़रा थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए इसको कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि हमने इसको चेंज करके वहाँ पर रखा था। असल में सवाल ये भी ऐसा ही था कि करेंसी जो है ना, वो $1 जो है वो कितने रोलैंड्स के बराबर है। अब पता नहीं ये कंपनी कौन सी है, ठीक है ना, ये डॉलर बेस्ड कंपनी है, यानी ये यूएस की कंपनी थी असल में सवाल के अंदर, तो हमने इसको पाकिस्तानी बना लिया था और रुपये के साथ 1 लगा दिया था, ठीक है। तो अब अरे ये तो वही बन गया, छोड़ो यार, नहीं रहने दो, आगे चलो। वैसे करने का दिल करे तो कर सकते हैं, लेकिन सवाल सेम है ना, फ़ायदा कोई नहीं। हम आते हैं एमसीक्यूज़ पे। एमसीक्यूज़ अभी किताब के अंदर कुछ ऐड हो जाए, मैं देखा नहीं इस दफ़ा वाले हुए तो वो ऐड भी हो जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो जितने हैं वो कर लें। एक आधा एमसीक्यू शायद ऐड हो जाए इस दफ़ा वाला, पता नहीं IS-21 का था, आई थिंक थे 1-2, वो ऐड हो जाएंगे जब किताब आएगी, ठीक है। हाँ जी, ट्राई किए एमसीक्यूज़? अच्छा, सॉल्यूशन भी नहीं थे, है ना, ऐसे ही है ना, थोड़ा मज़ा आया। फिर अब ऐसे ही आपने ना
पूरा सेशन ऐसे ही करना है, एमसीक्यूज हो सारे पहले कर लेने हैं, फिर एंड पे ओ हो अच्छा ये गलत हो गया किस वजह से हुआ, ऐसे। द विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी इंडिकेटर्स फॉर डिटरमिनिंग फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी। अब देखो कहीं पे न्यूमेरिकली तो ये यूज ना हुआ पर एमसीक्यू उसने दे दिया, ठीक है, देख लेते हैं जी। द करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस सेल प्राइसेस फॉर गुड्स एंड ऑफ द कंट्री हुज कंपेटिटिव फोर्सेस एंड रेगुलेशंस मेनली डिटरमिन द सेल प्राइस ऑफ इट्स गुड्स। ये तो बिल्कुल लग रहा है पहला, अभी तक तो सही लग रहा है, आगे भी पढ़ ले। करेंसी इन विच रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर यूजुअली, ये इंडिकेटर तो है पर सेकेंडरी है, प्राइमरी उसने पूछा है, प्राइमरी, ठीक है। अब देखो कितनी बारीक बात है, ऐसी हर टॉपिक में हमने कोई चीज छोड़ के नहीं जाना, कोई भी चीज बचती नहीं है, आ ही जाती हैं चीजें। एमसीक्यूज चीज मुसीबत ही ऐसी हैं ये एमसीक्यूज, ठीक है। अच्छा, जितना पढ़ाया जाएगा जाहिर उतना पढ़ेंगे आप, जितना नहीं पढ़ाया, जो नहीं पढ़ाया जाएगा जरूरत नहीं है उसकी। द करेंसी इन विच फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर जनरेटेड, अगेन फंड्स इक्विटी डेट जनरेट होते हैं जिसमें सेकेंडरी इंडिकेटर है, प्राइमरी नहीं है। अब दो चाहिए, इसका मतलब डी सही होना चाहिए। द करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस लेबर मटेरियल एंड, हाँ ये सही है, तो ए और डी, ठीक है। नेक्स्ट, ये सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रोशनी ऑफ IAS 21। थोड़ा सा टफ हो जाएगा, चलो खैर जो हो सका कर लेंगे, जो ना हुआ थोड़ा सा डिस्कशन तो की ही थी ना, ठीक है। जो समझ में आ गया पहले तो वो देख लेते हैं ना। इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स इज अ मॉनिटरी आइटम वाइल रिफंड लाइबिलिटी इज अ नॉन मॉनिटरी। अब नहीं आप इस लेवल पे भी पहुंचे, लेकिन IFRS 15 की रिफंड लाइबिलिटी के बारे में मैं आपको बताता हूं। रिफंड नाम से ही पता लग रहा है कि आपको कुछ रिफंड करना पड़ जाए। वैसे असूली तौर पे तो ये बाद में पढ़ते हैं और फिर MCQ बाद में हो सकता है, लेकिन अब इतना आसान MCQ है, बाद के लिए क्या छोड़ना। ये IFRS 15 की बात हो रही है और ये IFRS 9 की बात हो रही है, दोनों ही आपने नहीं पढ़े हुए, ठीक है। लेकिन इतनी बात बता दूं, रिफंड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि आपने मिसाल के तौर पे चीज़ें खरीदी हैं और आपने कहा है कि पैसे सारे ले लो और कुछ अगर मैंने वापस कर दी तो मुझे पैसे रिफंड कर देना। तो रिफंड लाइबिलिटी जो है उसके अगेंस्ट आपको फ्यूचर में कैश पे करना पड़ता है। चलो माना आपने स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा हुआ, तो फिलहाल अपनी लिस्ट से हेल्प ले लेते हैं। जब स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे ये वाले तो लिस्ट की बाकी चीज़ें तो पूरी हो ही जानी है जो अभी तक रहती थी। तो ज़रा उस लिस्ट को देखते हैं, उस लिस्ट में रिफंड लाइबिलिटी कहाँ नज़र आ रही है जी, कितने मॉनिटरी, ये अच्छा नॉन मॉनिटरी, मैं भी कहूँ नीचे नॉन, अच्छा वहाँ पे रूल में मॉनिटरी नीचे था ना, अभी जो पढ़ के आ रहे हैं कितने गया ये। असल में रिफंड लाइबिलिटी मतलब नाम से जाहिर है, रिफंड हो जाते हैं पैसे, रिफंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो मॉनिटरी आइटम है, तो इसका मतलब ये नॉन मॉनिटरी आइटम नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये करेक्ट है, नहीं जी ये करेक्ट नहीं। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स is a monetary item while biological asset is a non monetary item। भाई biological asset तो नॉन मॉनिटरी आइटम है, लेकिन एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी तो क्या होता है भाई, कस्टमर से एडवांस लेकर वापस कैश नहीं पे किया जाता, कस्टमर से एडवांस लिया जाता है, उसके अगेंस्ट गुड्स ही जाती हैं, नॉर्म है बिल्कुल ये, ठीक है। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज ऑल्सो अ नॉन मॉनिटरी आइटम। बायोलॉजिकल एसिड भी नॉन मॉनिटरी आइटम है और एडवांस रिसीव्ड फॉर गुड्स या सर्विसेज, ठीक है, वो क्या है जी आपका नॉन मॉनिटरी आइटम ही है, लिस्ट में भी लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। डेफर्ड ग्रांट इज अ मॉनिटरी आइटम चलो ठीक है, डेफर्ड टैक्स आपने अभी नहीं पढ़ा, IAS 12 में जाकर पढ़ेंगे। तो डेफर्ड टैक्स एसिड क्या होता है ये तो आपको पता नहीं है, लेकिन दोनों सही तो नहीं, दोनों सही होने चाहिए थे ना, शख्स ही निकल आए आप। ये जो पता है आपको, जो पढ़ा हुआ है आपने वो तो सही है ना। डेफर्ड ग्रांट क्या है, ये नॉन मॉनिटरी आइटम है, कल एंट्री भी की थी, ये देखो, ठीक है, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमने फ्यूचर में कैश नहीं पे करना होता। एक भाई ने पूछा था रीपे कर दे, रीपेमेंट हो जाए तो डेफर्ड ग्रांट थोड़ी रहती है। डेफर्ड ग्रांट का मतलब ही क्या है, लायबिलिटी है, आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनानी है, खामोशी केस में यही नॉर्मल है। तो कैश नहीं पे होता, बल्कि इसको हम आहिस्ता आहिस्ता अमोर्टाइज करके इनकम बनाते हैं, तो नॉन मॉनिटरी आइटम। लीज लायबिलिटी अभी आज इंशाल्लाह ये करने लगे हैं शुरू। लीज लायबिलिटी मतलब
लीज, एसेट लीज पर लिया है, उसकी अगेंस्ट जो लायबिलिटी उसको पेमेंट करके उतारना होता है। तो ये आपका क्या है, मॉनेटरी आइटम है, बिल्कुल ठीक है। वाइल राइट ऑफ यूज, ये लीज्ड एसेट को कहते हैं। ये दोनों कहाँ पे हैं जी आपके, थोड़ा सा अर्ली इसलिए है कि अभी 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 थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। IFRS 16 लीज में ये लीज्ड एसेट को कहते हैं। किसको कहते हैं जी? तो मैंने जब डिस्कशन कर रहा था ना, तो ये इसका नाम भी मैं ले रहा था साथ साथ कि आपका PPE है, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेंट्री है, बायोलॉजिकल एसेट है, राइट ऑफ यूज है, ये सब के सब नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं। ये मॉनेटरी आइटम्स नहीं है, एसेट्स हैं ना, नॉन करंट एसेट्स हैं। वो ओन्ड एसेट है PPE, तो ये लीज्ड एसेट है। ओके सही, तो फिर ये सही हो गया जी। लीज लायबिलिटी मॉनेटरी आइटम है, इसकी पेमेंट करेंगे हम, और राइट ऑफ यूज एक नॉन करंट एसेट है, तो ये नॉन मॉनेटरी आइटम होता है। तो D इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सही है। कितनी देर रह गई है भाई क्लास के अंदर? मुझे कम से कम 1.25 घंटा देना है आपने लीज के लिए, सुकून से करेंगे। एक पहला सवाल, लीज की जर्नल एंट्रीज, उसकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, नोट, सब कुछ बना डालेंगे आज। अभी 1.5 घंटा रहता है, बस 10 मिनट और इसको कर लें, फिर उधर चलते हैं। ठीक है। अ पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी, यार ए कितों आ गया, लंबा सवाल है ना, चलो खैर। अ पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी परचेज्ड आ टुकड़ा ऑफ लैंड इन सऊदी अरेबिया फॉर SAR 10 million on 1 August 2022. Detail of payment on various dates are as follows. What amount should this piece of land be recognized? अच्छा अब जी जी व्हाट अमाउंट, अच्छा अब इतनी लंबी कहानियां करके अल्टीमेटली वहां पे पहुंचना, जल्दी जल्दी एंट्री करते हैं जी। सबसे पहली बात, उन्होंने 1 अगस्त को ये लैंड लिया है, परचेज किया है, तो 1 मई को फिर काहे के पैसे जा रहे होंगे, प्रॉबेबली एडवांस होगा। ठीक है, तो 1 अगस्त को आपने एडवांस पे किया, तो एंट्री पास कर ली, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है जी। अब ये कितना एडवांस पे किया आपने, उन्होंने खुद बनाकर दे दिया 3, और इस दिन एक SAR कितने रुपए का है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 65, आंसर 1 मई है। ठीक है जी, कितना आ गया 195। उसके बाद जनाब परचेज किस दिन किया इन्होंने, 1 अगस्त को, तो ये बाकी पैसे दे रहे हैं 1 अगस्त को, और इस दिन आपका ये लैंड आ जाएगा। अब चूंकि एडवांस आ गया है तो क्या करना है भाई, बैलेंसिंग। सबसे पहला स्टेप क्या है, इस एडवांस को क्रेडिट कर दें। अब ये सारे काम किए हुए हैं आपने ना, फटाफट हो रहा है। कैश कितना पे किया 5 इंटू इस दिन रेट क्या है 74 3, और बाकी क्या है जी, पेएबल कितना है अब 2, इसको भी 74 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया 7 है 713। ओके, है ऑप्शन, ऑप्शन ए। बस यही उसने पूछा हुआ था, तो मसला डायरेक्ट कर लें, डायरेक्ट कैलकुलेटर कर लें, इतना पता होना चाहिए। एडवांस को सिर्फ 195 पहले नोट कर लें, उसके बाद ये 5 और 2 दोनों 7 को 74 से मल्टीप्लाई कर लें। डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन इतना कर लें, कोई हर्ज नहीं, इतना टाइम नहीं लगता। तरतीब अपनी पे कायम रहे, मत लिखें ये पूरा पूरा ये पेबल, ये कैश, ये बस ऐसे ही अंग्रेजी ना भी लिखें सर, अपनी वर्किंग करनी। वर्किंग कौन से नंबर होते हैं MCQs के अंदर, ठीक है। तो ये पास पेपर के MCQs चल रहे हैं, तो हो रहे हैं ना आपसे, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अंडर IS 21? एन एंटिटी कैन हैव ओनली वन प्रेजेंटेशन करेंसी? नहीं, नॉर्मली लोकल जो प्रेजेंटेशन करेंसी होती है, फंक्शनल करेंसी ही प्रेजेंटेशन करेंसी होती है, लेकिन इसके अलावा भी हो सकती है। पढ़ के आ रहे हैं तो सिर्फ एक ही होगी, कैन ओनली हैव वन नहीं। एनी करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी इज फॉरेन, यस दिस इज करेक्ट। तो बी, चलें आगे, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, और ये सही थे सारे ऐसे ही, यहां तक सही आ रहा है काम, तो टॉपिक तो तैयार हो गया है। MCQs निशानी होती है कि टॉपिक आपका MCQs में जिस लेवल तक जाके वो टेस्टिंग करता है, ऊपर ऊपर से गुजर के आप वहां पे नहीं पहुंच सकते नॉर्मली। इन टॉपिक्स के अंदर से MCQs आते भी हैं,
तो MCQs आपसे हो रहे हैं, टॉपिक तैयार है, बस फॉरेन करेंसी लोन रहता है, मैंने आपसे अर्ज किया, वो बाद में करूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? एक्सचेंज डिफरेंसेस ऑन रीट्रांसलेशन ऑफ ऑल आइटम्स आर टेकन टू P&L। क्यों जी, क्यों? अगर रीट्रांसलेशन हो गई PPE की बवजह रीवैल्यूएशन मॉडल, तो वो तो फिर गेन या लॉस आया तो कहाँ चला जाएगा? OCI में गेन आने पर, रीवैल्यूएशन गेन आने पर, ठीक है, तो ये सही नहीं है। अच्छा 16वां तो गया। फिर डिविडेंड रिसीव्ड ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर रिकॉर्डेड एट एवरेज। देखें असल में ना ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे वहीं जहाँ पे लोन जाकर करना है हमने, फॉरेन करेंसी लोन। लेकिन थोड़ी सी बात आसान है, बहुत बात सुन लेने में हर्ज नहीं है। क्या वो सच्ची याद आया भाई, वो एवरेज वाला वो जो आपने रेट पूछा था, एक्सक्यूज मी भाईजान, वो नोट वो ये भी याद कराना है मुझे कि पढ़ाना है, मैंने अभी पढ़ते हुए ना वो मैंने कहा था ये बाद में पढ़ते हैं, वो रह गया। अच्छा क्या कह रहा था मैं? हाँ, फॉरेन करेंसी लोन जब आएगा तो उस लोन के अंदर लोन का आना होगा, लोन का वापस जाना होगा, ठीक है, उसका प्रिंसिपल इंटरेस्ट वगैरह पे हो रहा होता है। तो ये पैसे का आना पैसे का जाना ये तो हमेशा किस पे हुआ करता है? ये तो स्पॉट रेट पे ही होता है। जिस दिन पैसे आए उस दिन का स्पॉट रेट, जिस दिन पैसे गए उस दिन पे उस दिन का स्पॉट रेट। लेकिन एक चीज एडिशनल उसमें क्या आएगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस या इनकम। चलो एक्सपेंस की बात कर लें, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप पूरे साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर रहे हैं तो वो क्या किसी एक दिन का इंटरेस्ट एक्सपेंस है या पूरे साल का है? तो फिर वहां पे जाके आपको ये रूल पढ़ाऊंगा कि इनकम्स और एक्सपेंसेस ये किसी एक टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम के नहीं होते, बल्कि ये किसी एक पीरियड के होते हैं। तो जैसे एक साल पूरे का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, या पूरे एक साल की इंटरेस्ट इनकम है, या पूरे एक साल की डिविडेंड इनकम है, तो इनकम एक्सपेंस के केस में तो शायद आपको कंफ्यूजन हो कि स्पॉट रेट यूज नहीं होना, एवरेज रेट यूज होना है। बात समझ आ रही है? इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस बड़ा आसानी से समझाता है इस बात को कि पूरे साल का अगर इंटरेस्ट है तो वो डॉलर्स में अगर निकाला हुआ है आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो उसको किस रेट से मल्टीप्लाई करें? क्या ओपनिंग वाले डेट के रेट से कर दें, या दरमियान वाले रेट से कर दें, या आखिरी दिन वाले रेट से कर दें? भाई वो इंटरेस्ट एक्सपेंस किसी एक मोमेंट का तो है नहीं, पूरे अरसे का है, पूरे साल का है। तो फिर उस पूरे साल का एवरेज रेट, एक्सचेंज रेट निकाल कर आप उस पर उसको रिकॉर्ड करते हैं। आप निकालेंगे नहीं, निकाला हुआ आपको पर्चे में गिवन होता है। पता होना चाहिए इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, वो इनकम या एक्सपेंस जो है वो किस पर रिकॉर्ड होगा? एवरेज एक्सचेंज रेट पर, जो सवाल में आपको गिवन होगा। लेकिन यहाँ पर इनकम जो भी है, जो भी इनकम है, वो इनकम की बात हो रही है या उसकी रिसीट की बात हो रही है? रिसीव हो गया, ठीक है। तो डिविडेंड रिसीव्ड, और वैसे भी ये डिविडेंड भी किसी अरसे का नहीं होता, बस उधर से उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया और उनको एकदम से इधर मिल जाया करता है। तो इसको भी आपने एवरेज रेट पर नहीं करना। एवरेज रेट पर सिर्फ क्या चीज़ रिकॉर्ड होगी? इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो ये बात भी इन्होंने गलत ही लिखी हुई है जी, तो नन इज करेक्ट, नॉन इज करेक्ट। बंगाली किस हमारे वाकई भाई हैं, है ना? बंगाली वाकई हमारे भाई हैं। देखो ऐसे जा रहा है मैच, लगता है इंडिया को उड़ा के रख देना, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। कल किसने मैच देखा? अच्छा बाकी मैच नहीं देखते आप लोग? पाकिस्तान का मैच देखते? एक है दीवाना मेरे तरह। अच्छा जी वापस आए। As per IS 21, non-monetary items carried at fair value are retranslated at exchange rate prevailing at year end during the year, the year at the date at when fair value determined, या acquisition date। कौन सा? At year end। हाँ ये नहीं करना। देखो नॉन मॉनेटरी आइटम ना दो हैं, दो, ठीक है। एक है आपका मतलब जो इस रूल के अंदर गिर रहे होते हैं, जो यहाँ पे परेशान आपको करते हैं, वो कौन कौन से हैं? नॉर्मली जिनमें फेयर वैल्यू मॉडल है। बायोलॉजिकल एसेट को आपने पढ़ा नहीं और पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। IS 38 आपने पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं, फाइनल में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके तो ये दो ही रह गए, ठीक है। IS 40 का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा वैसे ना थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इंटेंजिबल वैसा ही है जैसा IS 16 होता है, लेकिन इस दफ़ा उसको माफ़ी देनी चाहिए। आप लोगों को
थोड़ी सी माफ़ी देकर चलना चाहिए उसको कि ये बच्चे पढ़ के नहीं आए हैं। हाँ, अगली बार वालों को बेशक वो IS 41 और IS 38 टेस्ट कर ले हल्का फुल्का, जैसे हल्का फुल्का टॉपिक कोई भी टेस्ट करते हैं ना पिछले टॉपिक का आगे, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रहा है, IS 20 आ रहा है, डिस्कस हो रहा है ना, ऐसे ही IS 38 की एडजस्टमेंट, ऐसे ही IS 41 की एडजस्टमेंट, ये तो होनी है, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी माफ़ी उसको देनी चाहिए। बाकी सवालों में जहाँ कहीं मिक्स हो सकती हैं वो आपको इंशाल्लाह करवा दी जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी है आपने। ओके, ठीक है। फाइनल अकाउंट भी निकल गया है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, फाइनल अकाउंट भी निकल गया है, वो भी चला गया FAR के अंदर, इसलिए थोड़ी बहुत जो टॉपिक्स के अंदर IS 12 वगैरह के अंदर मिक्सिंग है वो मिक्सिंग इंशाल्लाह कर लेंगे। अब मैं ये अर्ज़ कर रहा था नॉन मॉनेटरी आइटम है 2, PPE और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जिनके अंदर ये मसला चल रहा है। ओके, अब PPE, चलो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो फेयर वैल्यू अगर मॉडल यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो नॉन मॉनेटरी आइटम जो कैरिड एट फेयर वैल्यू है, तो PPE ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर तो हर साल ही फेयर वैल्यू पे लेके जाना है, तो आप किसी हद तक A को भी सही कर सकते थे अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखा होता। एज पर IS 21 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट फेयर वैल्यू इज रीट्रांसलेटेड एट एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एट, आप ये एंड कह सकते थे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे है, तो हर साल के एंड पे उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाना है, लाजमी है, डेप्रिशिएट तो करते ही नहीं है। लेकिन IS 16 का PPE जो है, रीवैल्यूएशन मॉडल अगर यूज कर रहे हो तो क्या हर साल उसको भी रीवैल्यू करना जरूरी है? नहीं। अब याद करो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन जो FAR में आप पढ़कर आए थे कि आपने कब कब रीवैल्यू कर लेना अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, तो वहां पर ये कहा गया था कि आपने बस इसको इंश्योर करना है कि बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में मटीरियल डिफरेंस ना आए। फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन क्या होती थी कि आपने तब रीवैल्यू कर लेना जब जब आपको लगे कि बुक वैल्यू आपके रीवैल्यूएशन मॉडल वाले एसेट की और फेयर वैल्यू बैलेंस शीट डेट पर मटीरियली डिफरेंट हो जाए तो रीवैल्यू कर लो। अब हो सकता है ये हर साल हो रहा हो सकता है 2 साल बाद करते हो रीवैल्यूएशन, हो सकता है 5 साल बाद करें, जरूरत ही ना पड़े, तो इट मे हैपन ना। तो PPE के केस के अंदर चूंकि हर साल रीवैल्यूएशन होती नहीं है, इसलिए ये पहला पॉइंट सही नहीं है, दूसरा तो वैसे ही सही नहीं है, और तीसरा तो बिल्कुल ही सही नहीं है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात हो रही है और वो एक्विजिशन की बात कर रहा है, तो यही एक बचता है, जब जब फेयर वैल्यू डिटरमिन हो तब इसको रिट्रांसलेट कर लें। ओके, ठीक है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मॉनेटरी आइटम्स? फॉरेन करेंसी ट्रेड पेएबल्स आर, भाई मॉनेटरी है, ट्रेड पेएबल्स फॉरेन करेंसी में, क्रेडिटर क्या है, मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी है? ये मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है? ट्रेड पेएबल को पे करके जान छुड़ाएंगे, ये मनी पेएबल है, ये मॉनेटरी आइटम है। उसने क्या कहा है? नॉन मॉनेटरी। बताओ, नॉन मॉनेटरी नहीं है। एडवांस टू सप्लायर, सप्लायर्स को एडवांस देते हैं अगेंस्ट गुड्स, फ्यूचर में क्या आएगी? गुड्स, इन्वेंट्री, एसेट, ठीक है, तो ये नॉन मॉनेटरी। राइट ऑफ यूज एसेट्स, अभी भी बताया, आज देख भी लेंगे। राइट ऑफ लीज लायबिलिटी, ये भी अभी भी बताया, लेकिन अभी पढ़ने हैं वैसे, ठीक है। तो आपके B और C क्या है? नॉन मॉनेटरी आइटम है, ठीक है जी। क्या ख्याल है जी, अब आगे चले या बस सही है? अच्छा, पास पेपर वाले तो मैं करा लूँ। अच्छा, हैं ही बड़े ज़्यादा पास, 10वें तक आ रहा हूँ, उसके बाद फिर बाकी देख लेंगे। कोई मसले वाला हुआ तो कल मुझे बता देना, ठीक है। ओके, ये यस नो वाले हैं, जल्दी जल्दी कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ डिटरमिनिंग फंक्शनल करेंसी? नॉट को हटा दो पहले, ऐसी कंफ्यूजन है। अब क्या बच गया? अच्छा, आप नहीं ऐसे करना पर्चे में, मैं तो वैसे उसके ऊपर पेन रख लेना, ऐसे करके पर्चे के अंदर पेन रख लेना, पेन रख के ऐसे चीज छुपानी हो ना, ठीक है, और पढ़ लेना। ओके, हाँ, ये ना काट दो बाद से फिर वो हो। 7 वाले पेपर पे क्या लिखा हुआ था सर? नॉट लिखा हुआ था, मुझे पता है। अच्छा, कौन कौन से प्राइमरी इंडिकेटर्स हैं जी? करेंसी ऑफ कंट्री हुज कंपेटिटिव फोर्सेस एंड रेगुलेशन मेनली डिटरमिन सेल प्राइस ऑफ इट्स गुड्स और सर्विसेज, ये प्राइमरी है, ठीक है। करेंसी इन विच फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग, नहीं, ये प्राइमरी नहीं है। करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंस सेल प्राइस और गुड्स, प्राइमरी है। करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंस, नहीं, एक मिनट, कंपेटिटिव फोर्सेस, रेगुलेटर्स, ये सारे ही बढ़ाकर कर गया वो ऐसे, चलो खैर कोई बात नहीं। और ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी लग रहा है, ठीक है। तो कौन सा फिर प्राइमरी नहीं है? अब हमारे 3 ऑप्शन सही है या एक ऑप्शन सही है? उसने नॉट पूछा था ना, ठीक है, तो वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी इंडिकेटर, तो ये सॉरी ओके।
Which of the following is correct in accordance with IS 21? Functional currency and presentation currency of a company must be same. नहीं, मस्ट शायद तो कोई नहीं होता जी, ठीक है। फंक्शनल करेंसी एंड प्रेजेंट करेंसी ऑफ अ मस्ट बी डिफरेंट, फिर वही बात यार, ऐसे नहीं ना, जबरदस्तियां ना करो ना यार, मस्ट। फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय रेफरेंस टू एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। कुछ सही लग रहा है लेकिन अगला पढ़ लें, शायद इससे अच्छा ना हो। फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय रेफरेंस टू फंक्शनल करेंसी ऑफ इट्स ऐसे दूर से ही नजर आ रहा है, सही नहीं है, सी, ठीक है। 10 in relation to IS 21 which of the following statement is correct? Exchange gain loss arising on retranslation of monetary items are recorded in OCI। नहीं नहीं, मॉनेटरी आइटम का गेन लॉस कहाँ जाता है? ये किए थे MCQ? किस किस ने किए थे? अभी तक जितने हुए डिस्कस सारे सही थे। अच्छा, गलत थे कुछ? कितने गलत थे? हाथ खड़े रखें। 2, 1, 1, 2, 1, 2, कौन से? 16 में सबको मसला आया है। अच्छा, 16 में मसला आना आपका कसूर नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं एवरेज एक्सचेंज रेट होता क्या है, पता ही नहीं, ठीक है। और किस में आया मसला? इसमें एक में तो सबको आया कॉमन। चले, पर पढ़ा नहीं ना हुआ अभी, एक चीज पढ़ी नहीं तो आपके बस से बाहर थी, कोई बात नहीं, स्टिल यू ट्राइड, गुड। अच्छा जी, नॉन मॉनेटरी आइटम कैरिड एट फेयर वैल्यू इन फॉरेन करेंसी आर रीट्रांसलेटेड एट द एंड व्हेन फेयर वैल्यू वाज मेजर्ड, ठीक है जी। एन इनटेंजिबल इज अ, हद हो गई यार। नॉन मॉनेटरी आइटम कैरिड एट कॉस्ट इन फॉरेन करेंसी आर, नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, तो एक ही सही लग रहा है और वो है बी, ठीक है। Which of the following is a monetary item? Pending discussion, IS 12 नहीं ना किया हुआ, पेंडिंग IS 12, लेकिन ये नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है। एडवांस पेड मॉनेटरी आइटम नहीं है, ठीक है। अब हो गए डेफर्ड, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी भाई, डेफर्ड टैक्स क्या होता है अभी आपको यही नहीं पता, तो मैं कैसे कह सकता हूँ फिर ये लाइबिलिटी? आपने लाइबिलिटी तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी होता है लाइबिलिटी, फिर डेफर्ड टैक्स हम पे नहीं ना करते बेटा, अब ये पढ़ा नहीं ना टॉपिक, रब सब्र कर जाओ फिर। हाँ, डेफर्ड टैक्स, ओ माय गॉड, चलो देखते हैं फिर, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी मैं क्रॉस नहीं लगाता, करेंगे डिस्कशन, वैसे भी वहाँ भी पेंडिंग है, ठीक है। इनकम टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल, अच्छा मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये मेरा MCQ पूरा ही पेंडिंग कर दो ना, मैं ऐसी इसकी बात नहीं कर रहा अभी, मैं सिर्फ कह रहा हूँ एडवांस पेड क्या है, नॉन मॉनेटरी। मैंने कहा चलो आ गया तो ये तो कर लेना, IS 12 तो पेंडिंग कर दिया डिस्कशन, इसलिए। इनकम टैक्स पेएबल ये क्या है? मॉनेटरी। इन्वेंट्रीज क्या है? नॉन मॉनेटरी, ठीक है। और IS 12 पढ़ने के बाद डेफर्ड टैक्स को डिसाइड करेंगे, डिसाइड नहीं करना चाह रहा मैं, ठीक है। चलें जी, बस करें, अब बहुत हुआ।